अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई आई नो कि आजकल जो स्पेशली ये दिन चल रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा शादियां हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं और अब साल ख़त्म होने में सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। तो अल्लाह करे कि जो बस आखिरी दिन भी रह गया ना, ये हम सबका बहुत 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 अच्छा गुजरे। अच्छा, ये जब सब तकरीबात हो रही होती है जिनमें हम हिस्सा भी ले रहे होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो हमें याद आती है ना, वो आती हैं हमारे घर की उन बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन की जो कि खैर अब तो हमें वो नहीं रही, लेकिन जिस तरीके से तकरीबात में क्या कुछ करना है, घर की क्या रसूमात होती हैं, घर के कल्चर क्या होते हैं, किस तरीके से इस तमाम रिश्तों को साथ लेके चलना है और किस तरीके से तमाम ख़ानदान वालों के दिलों को जोड़ के चलना होता है, ये तमाम तो चीज़ें हमने उन बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन से सीखी हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा जहाँ दीदा थी। भाई जब किसी के घर में बच्ची की शादी होनी होती थी तो किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, कैसे लेन देन रखना है, क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, हाथ से क्या कुछ चीज़ें करनी हैं, वो तमाम तो चीज़ें ये हमारी प्यारी बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन ने की हैं। अच्छा, क्या कुछ बना के भेजना है, इवन कि जब किसी के घर में बच्चा होता है तो ये जो हमारे घर की जो नानियाँ दादियाँ तो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन ये बताती थी कि अच्छा भी ख़याल कैसे करना है, बच्चे का ख़याल कैसे करना है, माँ का ख़याल कैसे करना है। ऐसे ही और जब आप किचन की तरफ चले जाते हैं तो किचन में कैसे अपने किचन को पूरा संभालना है, कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाए तो उसको आपने कवर कैसे करना है, कोई एकदम से मेहमान आ जाए तो अच्छा भी आपने उसकी मेहमानदारी कैसे करनी है, किचन में कम चीज़ों से भी आप ऐसी क्या चीज़ें बना सकते हैं। स्किन का कोई मसला हो जनाब तो उनके क्या हैक्स होते थे, ये नज़ला ज़ुकाम आजकल जो वायरल बीमारियाँ इतनी फैली हुई हैं तो उनसे पूछते थे कि अच्छा जी वो कैसे ख्याल करती थी। तो उनके पास ऐसे बहुत देसी टोटके और उनके नुस्खे और वो कहते हैं ना कभी सीना ब सीना बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली आ रही होती थी, ऐसे नुस्खे चले आ रहे थे जो कि वो प्रैक्टिस कर रही होती थी। तो आज के हमारे शो में भी हम उन्हीं हमारी वो कहते हैं नानी दादी और हमारे ख़ानदान में जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो उनकी क्या अप्रोच होती थी चीज़ों को लेके और इवन रिश्तों को लेके। और जैसे मियाँ बीवी के दरमियान अगर कभी कोई लड़ाई भी हो जाती थी तो वो या फिर ख़ानदान में अगर कोई ससुराल वाले सख्त होते थे तो वो एक बड़े अच्छे तरीके से बच्चियों को समझाती भी थी और एक बड़ा अच्छा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता था जिसमें उनकी कोशिश होती थी कि सब अच्छा हो। तो आज हम कुछ ऐसे ही हैक्स के हवाले से, कुछ ऐसे नुस्खों के हवाले से बात करेंगे जो कि हमारी नानियाँ दादियाँ हमारे ख़ानदान की बुज़ुर्ग ख़वातीन हमें देखी गई हैं। तो जनाब मेरे साथ शो में डिस्कशन के लिए मौजूद है हमारी बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां। गज़ल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी ठीक ठाक है? बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह, यू मेड माय डे। लड़कियां क्या सबको तो ऑफ कोर्स बिकॉज जैसी आप लगती हैं वही, मतलब आपकी एज तो वही है ना। तो हमारी बहुत ही प्यारी शेफ सामिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। आज हमारे साथ सलमा भी मौजूद है। सलमा ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और हमारी बहुत ही प्यारी, हाँ अब तो एक्टिंग में भी जनाब ज़बरदस्त काम करें, ब्यूटिशियन तो हमेशा से मशहूर ही हैं। हुमा ताहिर कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, ज़बरदस्त। मुझे बताएं आप लोग अपने जैसे मैं नानी और दादी के वाले से बात कर रही थी, आप लोग अपने बचपन में अपनी फैमिली की ऐसी कौन सी बुज़ुर्ग ख़वातीन थी जिनको ना बड़ा आइडियलाइज़ करती थी या जिनसे बड़ा अटैच थी? मैं मेरा ख्याल है मेरी दादी के साथ, अम्मा के बाद दादी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, मोमानी से बहुत अटैच थी और उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। लेकिन ये कि उनसे टोटके सीखने का टाइम नहीं था उस वक्त, उनके साथ शरारतें करने का भरपूर टाइम था क्योंकि बहुत लाइवली थी। मैं तो अक्सर ना जैसे आफ्टर दादापू की डेथ के बाद तो इतनी समझ नहीं होती, बट उनको वो बीच की मांग निकाल के 2 चोटियाँ, क्योंकि मेरे सर पे तेल उन्होंने ज़रूर लगाना, घी मक्खन लगाया करती थी सर पे, तो वो फिर वही चीज़ें मैं उन पे आजमाती थी। तो मुझे आई रिमेंबर कि मैं उन्हें छत पे बिठाया हुआ, धूप है और सर्दियों का टाइम है लाहौर में, तो मैं उनकी 2 चोटियाँ करके हल्के हल्के ना ब्लशर लगा, नेल पॉलिश लगा, तो वो आगे से मुझे कहते थे छमिया ना कर, छमिया ना कर। तो लाइक वो टाइम वो कहते हैं ना आपका गोल्डन era, गोल्डन अभी याद कभी चल जाता है। बिल्कुल। आप किससे अटैच थी? मैं बेसिकली अपने बड़े मामू हैं मेरे, हम उनको पूरी फैमिली बाबा जान कहते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, तो उनके साथ बहुत अटैचमेंट है मेरी अभी भी। लेकिन मैं अपनी नानी और दादी दोनों की, ननिहाल की तरफ से मैं सबसे छोटी बच्ची थी और ददेहाल में मैं सबसे बड़ी बच्ची थी। सबसे पहले मेरे बाद सबसे बड़े भाई थे फैमिली के, तो दोनों के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रही।
और बाबा जान के साथ रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो वो सारे टोटके और सारी बातें अभी भी हम उनसे पूछते रहते हैं। ऐसा मज़े की बात है, हमें कोई भी मसला हो हम सबसे पहले उनको बताते हैं ये हाल है, क्या हुआ, अब क्या करें। उनका एक बहुत ही अच्छा, कितनी लकी है ना कि आपके खानदान में ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं कि जिनको आप कॉल करके रहनुमाई ले सकते हैं। जी जी। और अब यकीन करो, उनसे कुछ भी बोलो कि दर्द हो रहा है, ये करना है, वो हो रहा है, उनका एक ही होता है कि आप वॉक करें। कह रहे हैं जिंदगी में वॉक नहीं छोड़नी है, चलते फिरते रहो और मेक श्योर करो कि जैसे आज की लाइफ है उसमें 40 मिनट्स किसी पार्क में जाओ और जाके वॉक करो। ये उन चाहे गर्मियों का मौसम हो, अब जैसे आजकल आपने बाबा जान को ये बताया कि आप मॉल में वॉक कर रही होती हैं? ये बताएं मुझे पहले आप। मैं सुबह से लेकर शाम तक वॉक कर रही हूँ। मैंने उनको ये भी बताया कि ट्रेडमिल कर ले, बोले नहीं मॉल में वॉक कर। मॉल में वॉक नहीं, ऑक्सीजन लेना है। मैंने कहा अच्छा हाँ ये सही है। तो उनके साथ हमारे बड़े चुटकुले चलते रहते हैं, हंसी मजाक अलग होता है, लेकिन उनके जो फार्मूलाज हैं हमें जो लाइव मिलते रहते हैं वो हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। माशाल्लाह उन्होंने जिंदगी सेहत दे। सिर्फ ये नहीं कि मसले मसाइल पे वो जैसे घर में शादी हो जाए, बच्चियों के लिए चीज़ें बनानी हो, बच्चियों की तरबियत करनी हो, आगे से कोई औलाद पैदा हो जाए, घर में किसी की फौतगी हो जाए, तो लिटरली ये जो हमारी सारी जो बड़ी ख़वातीन होती है ना घर की सारी, जी। तो देन ये बताते थे, गाइड करते थे कि बेटा इस चीज़ को यूँ करना है, इस चीज़ को हमारे यहाँ ये चीज़ होती चली आ रही है। तो एक तरीके से ना अपनी नॉर्म्स और रिवायत को जिंदा रखे हुए होते हैं। तो जिनके अभी जिंदा हैं तो जनाब वो दे आर वेरी लकी पीपल। आप अपने ख़ानदान में किस बुजुर्ग से ज़्यादा अटैच थी? मदिया अनफॉर्चुनेटली ना मैंने अपनी नानी को देखा, ना नाना को देखा, ना दादी को देखा, ना दादा को देखा, किसी को नहीं देखा। और इनफैक्ट मेरे फादर ही वाज वेरी यंग व्हेन माय दादी पास्ड अवे। तो मेरी जो सबसे बड़ी फुफो थी उनको हम जीजी वडी कहते थे। जीजी कहा जाता है फुफो को हमारे यहाँ। तो जीजी वडी जो है ना वो हमारे लिए दादी की हैसियत रखती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर को पाला था और उन्होंने आखिर तक शादी नहीं की थी। क्योंकि उनकी इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, उन्हें सारे छोटे भाई बहनों को पाला, और उस पालने के चक्कर में, क्योंकि पहले तो बहुत जल्दी यंग एज में शादियां हो जाती थी, तो शायद उनकी एज निकल गई होगी, आई डोंट नो। तो वो आखिर या उनको ये भी होगा कि अगर मैं शादी करूंगी तो फिर मेरे बहन भाई का ख्याल कौन रखेगा? वही मैं कह रही हूँ, शायद इस बड़ी बहनों की कितनी कुर्बानियां होती हैं अगर माँ बाप चले जाएं तो। उनको हम बड़ा प्यार करते थे और वो बिल्कुल दादी ही की तरह थी। मतलब ये एक ही फिगर ऐसा था। मेरी दूसरी बहनों ने तो देखे होंगे नानी को, लेकिन मैंने नहीं देखा था किसी को भी। तो मेरा उनके साथ बहुत एक रूहानी अटैचमेंट और एक इस तरह की जो है ना चीज़ें कि वो कुरान शरीफ पढ़ाया करती थी, छोटे छोटे बच्चे आया करते थे हमारे उनके सहन में। तो मैं उनको कहती थी कि आप क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाती हैं कि आपको हर वक्त फिक्र होती है अभी बच्चे आ जाएंगे, जल्दी जल्दी सफाई हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो एक बात करती थी जो कि अब जाके साइंटिफिकली प्रूवन है। वो कहती थी ये बच्चे आते हैं ना तो मेरे यहाँ रहमत आती है और मुझे वो रहमत फील होती है। बच्चों की एनर्जीज की बिल्कुल बात और होती है। और वो इतनी प्यारी खातून थी कि वो कभी उनको डांटती नहीं थी कुरान शरीफ पढ़ाते हुए, कभी ना उनको मारती थी ना कुछ, कोई पिटाई शिटाई नहीं, बहुत प्यार से सब बच्चे इतना प्यार करते थे। मैं उससे बहुत छोटी थी, लेकिन वो आते थे और पढ़ के चले जाते थे, और उसके बाद फिर मैं अपनी दादी की काम किया करती थी। हमारे जो घर होते थे, हम कराची के बहुत पुराने जो कराचीइट्स हैं, हमारी फैमिली उनमें से है। मतलब मैंने ये सुना है कि अराउंड 400 ईयर्स से हम लोग, हमारे इंसिस्टर्स वहाँ पे कराची में आबाद हैं। तो पहले कराची बहुत डिफरेंट हुआ करता था, जहाँ तक मैंने बातें सुनी हैं, पार्टीशन से बहुत पहले की बातें अम्मी से और सबसे। कराची हमेशा से मॉडर्न था वैसे, क्या बताते बड़े बुजुर्ग? नहीं, हम जहाँ रहते थे वो बहुत कराची के पुराने इलाके थे, और वहाँ पर मेरे जो हमारा घर था उसके बिल्कुल दीवार से लगा हुआ मेरे चचा का घर था, बिल्कुल दीवार से लगा हुआ मेरी फूफो का घर था। इस तरह से 3-4 घर होते थे, साथ होते थे। उनके बड़े बड़े सहन होते थे। अब तो खैर उनका बिल्कुल चेंज हो गया, वो नक्शा, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई हैं, सब कुछ। लेकिन उस वक्त इतना अच्छा लगता था जब वो बच्चे चले जाते थे कुरान शरीफ पढ़ के, और फिर मैं अपनी फूफो से कहती थी, जी आपका कोई काम है तो मैं कर दूँ। तो वो कहती थी कि तुम मुझे मैंने उनको ना बचपन से हल्दी यूज करते हुए बहुत देखा, तो मैं अक्सर उनसे पूछती थी। और हल्दी भी जो ताजी हल्दी होती थी वो, तो जिसको खुद पे पीसते थे, जो आजकल आई हुई है अभी ना मिलती है, उसको छील के वो और उसको धो के और उसके सुखाती थी, फिर उसको पीसती थी। तो मैं कहती थी कि इतनी मेहनत क्यों करती हैं? तो वो कहती थी कि ये इसके अंदर जादू है। अब वो बेचारी समझा नहीं पाती थी। मुझे लगता है वो किसी भी चीज के लिए वो पीती होंगी, खाती होंगी, तो उनको
एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना। जी तो, बिल्कुल बिल्कुल, curcumin जो इसके अंदर होता एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और अब तो वो टर्मरिक कम देते हैं, टर्मरिक लाटेज मिल रही हैं बाहर ट्रैवल करें तो इतना कुछ। और अब तो कैप्सूल्स लोग ले रहे होते हैं टर्मरिक के पाउडर की। जी जी, वो जो प्योर टर्मरिक होता था वो यूज करती थी उसको पीस के। और तो मैंने बचपन से उनको वो देखा। अच्छा, जब मैं बड़ी हुई जाहिर है तो मुझे भी शौक हुआ कि क्या हर्ब्स हैं, चीज़ें हैं, तो मैं इन पर बहुत पढ़ती हूँ, रिसर्च करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं अगर टाइम हो तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊँ इससे टर्मरिक से रिलेटेड, जो मैंने बचपन से जो देखा ना। मैं जब कनाडा में गई तो मुझे टैनिनाइटिस हो गया था, ठीक है। और मैं क्या होता है ये टेनिस एल्बो जो होती है ना, ओके ठीक है, जो आप कोई भी चीज़, मतलब कि मैं ये सेलफोन नहीं उठा सकती थी, मैं सुबह कॉफ़ी का कप नहीं उठा सकती थी, अपने माइक्रोवेव में रखना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता था। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, अच्छा मैं मॉन्टेसरी में काम करती थी, वहाँ बच्चों का काम होता था, बच्चों के साथ हमें बड़ा फिजिकल काम भी करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। मैं जब ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, मैं कनाडा के ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई और मैंने उसको कहा कि मैं क्या करूँ। उसने कहा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और इसमें जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरा तो काम ऐसा है कि मैं तो कर ही नहीं सक रही हूँ कुछ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिकवर। तो कहने लगा कि इसके इट माइट टेक 1.5 ईयर, 6 months to 1.5 ईयर कंप्लीटली रिकवर करने में। समटाइम्स इतना मेरा बहुत सीवियर था। अच्छा, मुझे जो है वो बचपन से जो जी वो बातें करती थी ना, ये मैजिक है, जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो हल्दी जो है ये तो मैजिकल हर्ब है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसमें इतनी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मैंने क्या किया कि जो ताज़ी हल्दी कनाडा में मैंने ढूंढी, देसी स्टोर से मिल जाती है, उसको मैं सुबह, मेरी आदत होती थी कि मैं जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको मैं उनका जूस निकाल के पीती थी मैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके। तो उसके अंदर मैं छोटा सा हल्दी का टुकड़ा डाल देती थी। अच्छा, ठीक है, इतना तो मतलब वो 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून मिल जाता होगा उसका एक्सट्रैक्ट। वो मैं 3 महीने तक मैंने पिया है, 3 महीने सिर्फ, और मेरा दर्द ऐसे गायब हुआ, मुझे लगा कि मेरा हाथ पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया विदिन 3 months। और मैं मतलब कि अब तो मुझे इतना बिलीव हो गया इन चीज़ों पे कि ये नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, ये मैजिक होती हैं। मैजिक होती है भाई। ये पहली चीज़ तो आज के शो से आप भी जरा हल्दी पकड़ ले, मैं भी जरा हल्दी कर दूंगी कि हल्दी कितनी अभी आई भी है मार्केट में ज़्यादा हल्दी ऑरेंज कलर। सामिया, आप किससे सबसे ज़्यादा अटैच? अच्छा, मेरा बचपन तो मेरी नानी और दादी के साथ रहा। मैंने कभी अपने नाना और दादा को नहीं देखा, लेकिन मेरी जो दादी हैं वो बहुत ही, कहते हैं ना, देसी, और मतलब उनका पूरा एक टाइमिंग्स थी जो कि जिसको अब हम लोग फास्टिंग कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हम जा रहे हैं। मैंने उन्हें जिंदगी मतलब उनकी जब इंतकाल हुआ तो आई थिंक वो 84 ईयर्स की थी, 86 की माशाल्लाह वो उस वक्त हयात थी। उनका एक दांत भी टूटा हुआ नहीं था, और वो उस उम्र में भी खड़े होकर वो पराठे बनाती थी, वो पुलाव बनाती थी, वो बहुत मतलब करना, सफाई करना, डस्टिंग करना। वो कहती थी मुझे चलना है, फिरना है, वही बात के वॉक करती थी। वो उनकी घर की कैपेसिटी थी तो वो घर के अंदर ही अपना वॉक करती थी। मैंने उन्हें हमेशा देखा कि सुबह वो उठती थी तो उन्होंने एक चाय ली, और कभी भी खाली चाय नहीं लेती थी। हमेशा वो कहती थी कि चाय के साथ कोई बिस्किट, कोई केक रस, कोई डबल रोटी, जो भी उनको लेना है वो लें। और ठीक 11 बजे जो है वो पराठा और चटनी रखी, 11 बजे। और वो चटनी भी थी कि मैं उनके साथ ही होती थी, क्योंकि मेरे सारे कजन्स जो हैं वो बाहर रहते थे, तो सारा एक्सपेरिमेंट मेरे साथ होता था। तो अम्मी क्योंकि जॉब करती थी, तो अब वो क्या करती थी, जो वो चटनी सिल पे पीसती थी वो सिल पे पीसती थी। वो चटनी थी इसमें क्या? हरी मिर्चें, लहसुन, कभी लाल लहसुन के मतलब हरा लहसुन के साथ जो है वो चटनी बना ली, कभी हरी मिर्चों की चटनी बना ली, कभी लाल मिर्च की चटनी बना ली, कभी अचार ले लिया। तो वो जो खाती थी वो मेरे मुंह में डालती कि तुम भी आओ बैठो, मतलब बच्चे अपनी नानी दादी के साथ बैठते तो वो जो वो खुद खाती हैं। तो वो मुझे जैसे कि बहुत सारी चीज़ें उनसे याद हैं कि मटर पुलाव है या कोई ऐसा नॉर्मल चावल है, तो वो कभी भी रूखे नहीं खिलाती। टमाटर की चटनी, कि उसके साथ टमाटर की चटनी या घी, असली घी। तो वो जो देसी जो फील है, तो मुझे लगता है कि वो हर तरीके से मेरी दादी का है। टमाटर की चटनी भी से अगर आपको रेसिपी आती है तो जरूर बताइएगा। मेरी सास इतनी अच्छी बनाती थी, अल्लाह बख्शे। तो वो जब मटर वाले चावल बनते थे ना, तो फिर अम्मी टमाटर की चटनी होती है। मैं कहती थी अम्मी मैं तो ये पराठे के साथ भी खा लूंगी। एग्जैक्टली, अच्छा बनाती। और उनका ये बड़ा था कि बहुत सारे टोटके थे जो वो करती थी। जैसे भिंडी वो खाती थी भिगो के रात में, मेथी दाना पानी में भिगो के वो रखती थी, सुबह उठ के वो चिया सीड्स खाती थी। वो मेरी अम्मी को भी कहती थी कि कम से कम एक वो अपने ऑमलेट बनाया या कोई भी हाफ फ्राइड है तो कहती 2 अंडे खाया करो।
वो कभी भी एक अंडा खाने को मना करता है। जैसे मैं भी 2 अंडे खाती हूँ, मैंने कभी जिंदगी में एक अंडा नहीं खाया। कभी मेरी लाइफ है कि मैंने कभी एक अंडा कभी मुझे भी बचपन में मैंने पता होगा, मुझे अभी याद नहीं क्योंकि वो किसी ने आपकी आदत डाली होगी 100%। मैं 2 अंडे खाती हूँ। 2 अंडे लाजिम है, मतलब एक अंडा हो ही नहीं सकता कि वो 2 अंडा मतलब 2 अंडे लाजमी है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी घर के हवाले से, कैसे मच्छर आते हैं कमरे में तो वो लौंग रख दिया करती थी, खुले घर होते थे छुपकलियां आती थी तो अंडों के छिलके रख दिया करती थी, कई मोर के पर भी रखे जाते थे। जब मोर के पर का हमारे घर में थोड़ा मना है, अच्छा हम लोग नहीं रखते क्योंकि वो उसके बारे में अब आई डोंट नो, लेकिन मेरे घर पे मना है। तो हम इनफैक्ट मोर की कोई तस्वीर या कोई स्टैचू या कोई भी कलर आर्ट भी नहीं रख सकते। क्या रीजन है तो बताएं। तो बस वो एक होता है, अब अम्मी लोग मना करते हैं। अब मुझे ये होता है कि अब मैं इनसे बहस करूं, इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ तो होगा, और अगर हो गया तो फिर इतना कुछ सुनने को मिलेगा तो मतलब बंदा पड़े ही ना उस मामले, जब काम चल ही रहा है। से भी नहीं बहस रहती थी मोर के पर के ऊपर ना। मैं एक दफा मुझे 2-4 जब मैं कॉलेज में थी तो मोर के पर हम किताबों में रख लेते थे, दोस्तें लाया करती थी, मैं लेकर आई। मेरी अम्मी ने मुझे इतना डांटा, मैंने कहा अम्मी सारी ज़ियारतों पे जाओ, मज़ारों पे जाओ, वहाँ मोर के पर के वो हिला रहे होते हैं, हवाएं दे रहे होते हैं। अगर ऐसे वो कुछ और बने होते हैं, वो शायद हमें लग रहा था लेकिन वो कुछ और बने होते हैं, कुछ और चीजें भी होती हैं। कसम से मोर के पर अभी भी अब्दुल्ला शाह गाजी इतना मोटा मोर के परों का गुच्छा है जिससे वो शायद ब्यूटी सेंस में, लेकिन वो मध्य हमारे तो बिल्कुल सख्ती से, मतलब वो ब्यूटी हो या वो श्यूटी हो, कुछ भी हो, वो सब खत्म हो जाता है। तो आप ऐसी कोई चीज ना रखें जो कि आपकी घर की बरकत में, उसकी खूबसूरती में, उसके पॉजिटिव वाइब्स में खराबी पैदा करे। एक चीज आपने नोट किया, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, ये हमें ना डिसिप्लिन करने के लिए ना बड़ी बड़ी ऐसी चीजें बताई नहीं। जैसे मुझे याद है मेरी दादी, अगर बेड पे अगर मैं बैठ गई हूँ और मैंने जूते पहने हुए हैं तो वो जूते उतार बेटा वरना सांप आ जाएगा। अच्छा मुझे तो ना डर लग गया, जूते पास ही पड़ते थे, सांप आ जाएगा। तो फिर अब बड़े में पता चला कि वो हमें बेसिकली डिसिप्लिन करने के लिए कहते हैं। जैसे बेटा कैंची नहीं चलानी, बेटा कैंची नहीं चलानी, लड़ाई हो जाती है। अच्छा एक और मजे की बात, दर्जी के बगैर घर लड़ाई क्यों नहीं होती? चप्पल उल्टी हो जाए तो जेको जाओ वरना पिटाई होगी। मुझे तो ये लाजमी याद है कि हमारे घर में कोई भी चप्पल उल्टी, हमें भी पता है बचपन में कभी हमने सीधा फौरन दूसरे की चप्पल भी सीधी कर दिया करते, तो वो ये ऊपर आसमान हमारी जीजी कहती थी कि दोपहर के टाइम पे ना जब 2-3 बजते हैं, जब बहुत सन ऊपर होता है, बेटा बाहर नहीं निकला करो, वो जिन आ जाते हैं। अच्छा वो जिन क्या हमें तो वैसे डराया जाता हमारे बाल लंबे थे ना इसलिए कहते थे हीट स्ट्रोक हो सकता है, या आप मगरिब के टाइम पे जो है वो आपने झाड़ू नहीं लगाना या आपने नेल्स नहीं काटने। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है ना ये तो कन्वेंशनल विजडम। बल्कि मेरी नानी ना मगरिब की अजान से पहले पूरे घर की बत्तियां जला देती थी और एक अगरबत्तियां लगाती थी। मेरी अम्मी अब तो बीमार है, लेकिन जब तक मेरी अम्मी ठीक थी, अम्मी का भी यही काम था, मगरिब होने से पहले पूरे घर की लाइटें और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद वो बत्तियां पे मेरी भी यही आदत। और उसके बाद अगरबत्ती जलाना मेरी अम्मी की ग्रोसरी में शामिल था। अच्छा अब मैं नहीं कर पाती, कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी मैं ले आती हूँ, कभी मेड को सिखाया हुआ मगरिब की अगरबत्ती लगा दी। मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने कहा रूहें गुजरती, नानी ने कहा था रूहें, लेकिन अब मैं रियलाइज करती हूँ इट्स अबाउट द एनर्जी। अच्छा मैं आप लोग भी हमें कॉल कर बताएं कि आपके घर जो आपकी नानियाँ दादियाँ वो किस चीज़ पे बिलीव करती थी और लेटर इन लाइफ आपको रियलाइज हुआ कि हाँ भाई ये इनकी इंटेंशंस बड़ी अच्छी थी और हमें अच्छा सिखा ली थी। जैसे आपने नाखून काटने का बताया ना, तो मुझे याद है कि जब नाखून काटते थे ना तो वो कहते थे घर के अंदर नहीं, बाहर वाली जो डस्टबिन है ना, बाहर उस वाले डस्टबिन में फेंकने, क्यों चोर आ जाते थे। समझ में नहीं, बेटा नहीं नाखून नहीं, क्योंकि हम लोग बच्चे नाखून काटते थे, नाखून नहीं तो गिर रहे, हमें ख्याल नहीं होता था। कहते नहीं नहीं नहीं, अब वो शी यूज्ड टू मेक श्योर सारे नाखून काट के बेटा बाहर। ये भी होता है ना कि जब शाम के टाइम पे अंधेरा होता था, पुराने जमाने से ये चीजें चलती आ रही हैं, लगा के नहीं जा रहा बाल, वो अगर आप अंधेरे में काटेंगे तो आपका नेल हाथ भी कट सकता है। ठीक है, प्रॉपर नेल कटर तो होते नहीं थे, कैंचियों से पता नहीं किन चीज़ों से काटे जाते थे। या अगर आप मगरिब के टाइम पे झाड़ू ना लगाओ, मतलब कि अगर कोई चीज़ आपकी ज़मीन पे गिर जाए, कोई जेवर, कोई ऐसी चीज़, और मगरिब में तो वो नज़र ही नहीं आता था, अंधेरे में अगर आपने उठा के वो सारी चीज़ें फेंक दी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी कन्वेंशनल विजडम है ये। और अब जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है बहुत सारी चीज़ें, जब हम पढ़ते हैं देखते हैं, जैसे नंगे पाँव जो है वो घास पे चलना, दरख्तों को छूना, ठीक है ना, ये नेचर के करीब जाना। अब साइंस कहती है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव जो एनर्जी होती है उसको न्यूट्रलाइज करती है, वो जो नेगेटिव जो हम जमीन से जो चल रहे होते हैं उसमें हमारी बॉडी भी तो एनर्जी से ही चल रही होती है ना, उसको अब ये सारी चीजें प्रूवन है कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए ये सब चीजें करना। बिल्कुल। देखो यूजुअली मैं ना शाम के वक्त अगर मैं काम ना कर रही हूँ तो वॉक्स पे चली जाती हूँ, तो मैं यूजुअली घर से बाहर हूँ। लेकिन अगर कभी मैं घर में हूँ तो मैंने फील किया है कि शाम का जब वक्त होता है असर और मगरिब के बीच में जब अजान होने वाली थी,
कुछ होता है दिल को फील अजीब देखिए तभी तो लोग कहते हैं कि उस टाइम आप जो है वो नमाज के लिए जैसे लोग बैठते हैं क्योंकि असर और मगरिब का टाइम कम होता है, तो अक्सर लोगों का हमने सुनते हुए, मतलब मैं सुनती हूँ अपने घर में कि हम वज़ू बचा के रखते हैं कि हम असर की नमाज का जो वज़ू है वो मगरिब में ही हम उसके साथ पढ़ें। तो बाज़ों का लोग उसमें तिलावत करते हैं क्योंकि वो आपकी ऐसी एनर्जी का वक्त होता है। अच्छा, अक्सर जैसे लोग कहते हैं ना कि मगरिब के टाइम, जैसे अगर बच्चे शाम में अगर असर के बाद सो गए तो फौरन कहते थे बेटा मगरिब के टाइम नहीं सोना। इसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। एक साइंटिफिक रीज़न भी बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, एंड देन लेटर इन लाइफ पता चला कि साइंटिफिक रीजन क्या है। बताऊंगी आपको छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि वो बातें, वो रिवायात जो हमारे बड़े बुजुर्ग हम तक पहुंचाते हैं, उनके पीछे जो हिकमत होती है, स्पेसिफिकली जो मैं अगर हैक्स के वाले से बात करूँ, कुछ चीज़ें मना करते थे, जैसे वो कहते थे मगरिब के टाइम पे नहीं सोना बेटा, मगरिब के टाइम पे नहीं सोना। तो अच्छा, वाकई फिर ऐसा होता था कि कभी ऐसा हो कि आप दिन में अगर सो गए हैं और उसके बाद जब मगरिब की अजान के बाद आपकी आँख खुले, उस टाइम पर आपकी आँख खुले, तो आप कहते हैं मेरा सर बहुत हैवी हो रहा है। तो फिर साइंस ये कहती है कि जब उस वक्त जब सेट हो रहा था, जब सन डूब रहा होता है, तो उस वक्त ज़मीन से जो ऐसी रेज निकलती हैं कि अगर आपका ब्रेन ऑलरेडी सो रहा हो या तो वो ऑलरेडी वो और क्या कहते हैं ना, उसको स्लो डाउन हो जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप कभी भी मगरिब की बात करें, आपको यार थोड़ा सर चकरा रहा है, क्या हो रहा है। सो ये एक बड़ी रीज़न है जो अब बड़े बुजुर्गों को खुद नहीं पता होगी कि जी साइंस कि उसको किस तरीके से सपोर्ट करिए। लेकिन हमने ये सुना था कि भी खबरदार मगरिब के टाइम सोना मनहूस होता है, जवाल के टाइम तक सोना, जैसे मेरी अम्मी कहती थी। और मैं छुट्टी वाले दिन भी सुबह 7 बजे उठ के बैठी होती हूँ क्योंकि मुझे होता नहीं, मेरी अम्मी कहती थी मुर्दा उठता नहीं है, तो तुम जो पड़ी हुई हो ना उठ के बैठ जाओ। मजे की बात है मदिया, हमारे यहाँ शाम में वो जो कलूला करना वो जरूरी है। और मेरी अम्मा को नींद बहुत प्यारी थी, तो हमें जबरदस्ती सुलाया जाता था। तो हमारी जो दोपहर में होती थी, जो दोपहर में हमारी रूटीन है कि दोपहर का खाना खाने के बाद सोना है, और वो कितना सोना है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब मेरी शादी हुई तो मैं भी सोती थी। बच्ची जब तक छोटी थी उसे मैं जबरदस्ती सुला देती थी। टाइम के साथ साथ मैंने नोटिस किया, जब मैं बच्चों को सुलाती हूँ ये उठ के बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत रोते हैं। तो मानो हमेशा कहती है आप हम पे जुल्म करती हैं। उसके बाद हमारा ब्रेन काम नहीं करता, और उठाने के बाद कहती है हाथ मुंह धो के पढ़ाई का काम कर लो अपना। तो कहती है उसको कुछ समझ नहीं आती। तो अब मैं उससे देख रही हूँ वो अपनी बेटी को नहीं सुलाती, कहती है नो मामा ये नहीं हो सकता। हम बचपन से सुनते हैं सवेरे सो जाया करो, सवेरे उठ जाया करो, इसके पीछे लॉजिक वो समझा नहीं सकते थे जो हमारे बड़े जल्दी साइंस आके सारी टेक्नोलॉजी जितनी भी है, चाहे वो आपको पानी साफ करना हो फिटकरी डाल के कि भाई सारी नमकियात जो बैठ जाएं और आपकी पानी जो प्यूरिफाई हो जाए, खाने में ये सब कुछ डालना है, वो जो लोग थे उनके साथ एक्सीडेंटली बहुत सारी चीजें हुई हैं। पानी से सर धो ले तो बाल चिपक जाते हैं। वो सारे के सारे, जिसकी वजह से उन्होंने चीजें सीखी। अब उनको, क्योंकि पढ़े लिखे तो नहीं होते थे, तो वो उस लॉजिक को नहीं समझते थे, लेकिन उस वक्त उनकी जो जरूरतें होती थी वो पूरी हो जाया करती थी। तो वो कुछ ना कुछ लॉजिक तो उनको देनी है कि बाकी अपने अब चीज अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है, अब किसी को बावर कराना है, उसको समझाना है, उसको आगे तक पहुंचाना है, तो कोई ना कोई एक स्टोरी बना के वो चीज पहुंच गई। इवेंचुअली वो चीज हमें फायदा ही देती है, और आज तक हम उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करके अभी आपने पटकड़ी की बात की ना, तो मेरी अम्मी को कराची, जब लाहौर के हैं हम लोग, तो जब अम्मी कराची आई तो उनको पानी से बड़े तराजात थे। पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था ये वो तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, फटकड़ियां बाल्टी में डाल देती थी। अब नीचे हम देखते थे एक चीज बैठ गई, ऊपर पानी बिल्कुल प्योर साफ, लेकिन उस फटकड़ी के पानी से सर धोने से ना बाल आपके ड्राई हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, खुलते नहीं है। मैं अम्मी से, फिर मैं कहती थी अम्मी से, फिर मेरी लड़ाई थी, अम्मी मेरे बाथरूम की बाल्टी में आपने पानी नहीं डाल, वो ना ही फटकड़ी डालनी। लोग फटकड़ी डालते हैं अपनी टैंकियों में, पानी की टैंकी में। मुझे भी रिसेंटली पता चला हम पिंकी भी डालते हैं ना। और मुझे मैं पिछले 4 साल से निगलेरिया से बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, तो उससे मुझे बहुत घबराहट होती है। तो मुझे मेरे दामाद ने ये बात की, कहते हैं जामुन की लकड़ी, एग्जैक्टली जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पता चला कि पुराने वक्तों में जब आपके कुएं होते थे ना, तो उसको साफ रखने के लिए जामुन की लकड़ी डाल दी जाती थी। कितनी आप यू वोंट बिलीव कि वो इतनी बेहतरीन चीज है कि वो जो फिटकड़ी ने या पिंकी ने काम करना है, या जो वो नेचुरली हो, वो नेचुरली होता है। आपको मिली फिर ना, तो जामुन की लकड़ी आप तोड़ें और उसके अंदर फेंक दें। अच्छा मदिया, मैं बचपन से मैं ये सुनती थी कि कोई भी चीज अगर हमारे वहाँ से टैंक का सिस्टम है, तो मैं भी करूंगी। हाँ, ये जरूर करें, ये मैं भी करूंगी। जो है उनसे, जैसे बड़े बूढ़ों से हम सुनते हैं
कि कोई भी अगर ट्यूब में या कोई कॉस्मेटिक या स्किन केयर की कोई चीज़ होती थी तो उसे डरते थे कि नहीं 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 ये नहीं लगानी, हमारी अपनी अपनी जो नेचुरल चीज़ें वो लगानी है। अच्छा, उनको वो शायद इसलिए डरते थे कि वो आजमाई हुई थी उनकी बहुत सदियों से, और वो नई चीज़ जो आई थी उसको एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल होता था। लेकिन अब देखिए साइंस क्या कहती है कि आपने अपने फेस पे वो चीज़ लगानी है, स्किन पे वो लगाना है जो आप खा सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्स के थ्रू वो हर बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। नहीं, और उनको ये भी था कि उस ट्यूब के अंदर जो चीज डाल रहे हैं उसको प्रिजर्व रखने के लिए केमिकल हर हालत में यूज बिल्कुल। जैसे कि मेरी दोस्त है तो वो अपने बाल जैसे कंडीशन कराती है, प्रोटीन करवाती है, तो मैंने अक्सर देखा है नाजिया कि सारा केमिकल निकालो मेरे बालों से, धो, तो कहती है बाजी थोड़े दिन रहने दे के, नहीं मतलब मेरी जड़ तक जो है वो पानी निकालो और उसको साफ करो। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों ऐसा, कि नहीं ये केमिकल है आपके स्किन पे नहीं रहना चाहिए, ये वक्ती तौर पे तो आपको एक ब्यूटी देगा लेकिन थोड़ी देर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, हाँ, और एक्सपायरी होगी और फिर वो चीज खराब होने लगेगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे अंदर की आपने हेयर ड्रेसर को चैलेंज कर दिया। यस, नो लड़ाई, अल्लाह में नहीं, लड़ाई नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पुराने ज़माने में जब औरतें अपना सर धोती थीं और शैम्पूज नहीं होते थे तो वो टेंगल बालों को तेल लगा के चोटी बना के रख लेती थी। अच्छा, अब हमारा मॉडर्न ज़माना है, हम नहाने के बाद सर में तेल नहीं लगाते। बिल्कुल। तो जब आपके कंडीशनर्स हैं वो सारे के सारे बेसिक इंग्रेडिएंट ऑयल से ही बनते हैं, इसलिए उनको लीव इन कंडीशनर्स भी कहते हैं। Exactly। अच्छा, सर में कंडीशनर लगाना अब बहुत ज़रूरी है। जवान बच्चा है ना 16 साल का, उसके बालों में भी इतने टेंगल्स हैं कि वो कोम नहीं कर सकते, ठीक है। आपने नहाना है, नहाने के बाद जब आपने कंडीशनर करना है तो उस कंडीशनर को आपने वॉश आउट नहीं करना, आपने उसको रिंस करना है। थोड़ा सा जब आप बाहर निकले तो लगा हुआ हो, ताकि आपके क्यूटिकल्स के ऊपर उसका जो ऑयल है लेयर रहे, और वो लेयरिंग आपको इस मौसम से, डस्ट से, हवा से बचाती है। अच्छा हुआ, जब भी कहते हैं कि आप जब कंडीशनर लगाएं तो आप अपने बालों पे लगाएं, आपके स्कैल्प पे नहीं लगानी होती। हाँ, एंड्स पे लगाएं। देखिए, अगर हमारे सर में हमारी बॉडी की वेन्स हमें एनर्जी देती हैं, हम खाना खाते हैं, एब्जॉर्प्शन होती है, बालों में वेन्स नहीं है ना तो काट नहीं सकते, अगर वेन्स होती तो तकलीफ होती। तो इसलिए बाल की जो जड़ है, जितना भी उसको विटामिन्स मिलना है वो उस क्यूटिकल फॉलिकल में ही मिलना है। उसके ऊपर जब बाल ग्रो करता है, वो वर्जन बाल इतना सा जो 1.5 इंच ग्रो करता है, वो ताकतवर बाल है। जो बाल आपके कंधे पे पड़ा है ये एजेड बाल है, आपको नहीं पता कितने साल में लंबा हुआ। मारवी, तुम्हें नहीं पता? अच्छा, बाल तो डेड है ना, काटते हमें तकलीफ थोड़ी होती है। लेकिन अगर और ये देखिए, ये सलमा जी का बाल है ना, ये जो इस वक्त है ये ताकतवर है, लेकिन जो ये है इसको यहाँ पहुंचने तक टाइम लगा है। हाँ, कितने साल, और उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है। अच्छा, खाना नहीं मिलता, सब कुछ नहीं मिलता। तो लीव इन कंडीशनर्स और कंडीशनर्स आर अमेजिंग टू यूज। अच्छा, वैसे एक बात ऐड करूंगी, सारे सॉरी, जब हम कॉलेज में थे ना तो मेरे बाल माशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह मारवी की तरह लंबे थे। मारवी कह दिया नहीं, अच्छा मैं आपको कहती ही, मैंने आपका नाम मारवी रखा हुआ है। मैं इस चेहरे के ऊपर कोई और नाम मुझे नहीं आता। तो मैंने जब वो चोटी मेरी और मेरे बाल फटने शुरू हुए ना, स्टार्ट हुए, तो मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में बड़ी फ्रीक थी। और मैंने फिर उसके बाद किया कि मैंने अम्मी से बात की तो उन्होंने कहा तेल लगा के जाया करो, और मैंने ऑयल लगाना शुरू किया। और उसके बाद मैं जाके अपनी सारी स्पोर्ट्स करती थी, क्योंकि बांधनी मैंने छोटी होती थी, लेकिन नहाते साथ ही, और वैसे भी उस जमाने में जो हमारा जमाना था जब हम छोटे हुआ करते थे, बाल अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, नहाते साथ ही यूं लप भर के ना तेल की सर पे आती। अच्छा, पता है अगर आप स्विमिंग करते हैं, स्विमर्स के लिए बहुत अच्छा है कि आप क्लोरीन वाले पानी में जाएं तो आपके बाल तबाह हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाते हैं। ऑयल लगा के जाते हैं तो वो नहीं है खराब, वो एक बैरियर होता है आपके बालों को, पानी तबाह हो जाए, पानी तबाह हो जाएगा, पानी तबाह हो जाए, टोपी पहने। मुझे वैसे ये बताया, जब स्विमिंग करती थी तो मैं अपने फेस पे भी कुछ लगा के जाती थी। क्या लगा के जाती थी? कुछ मतलब कोई फाउंडेशन, आप जो स्टिक होती है ना, जैसे क्रीम, जैसे वो है शे बटर होता है ना, शे बटर आप लगा लें, आप वेस्लिन की एक लेयर लगा लें, वेस्लिन की लेयर, उससे क्या होता है कि हाँ, रंग जरूर जल जाएगा, क्लोरीन आपके बाल को खराब नहीं करेगा, चिपक जाएगा। मुझे एक बात बताएं, जब आपका ड्रामा आया था और जब आपको ना कि जो मशहूर आपके इतने लंबे बाल थे, उसमें आपकी जो आपने कहा ना कि जीजी वरी का कितना हाथ था, ये बताएं। उनका और मेरी अम्मी का, मेरी अम्मी भी जो है ना, उनको भी मतलब ये नहीं कि हमारी, सब लोग ये शायद ये कहते हैं कि गजल आपकी जीन में लंबे बाल हैं, ऐसे नहीं। अगर आपकी बहनों के कितने लंबे बाल हैं बताएं? नहीं है, किसी के भी लंबे बाल। अरे इन सिंधी औरतों के बाल बड़े लंबे होते हैं, तारा मीरा लगाती है सब। कड़वा तेल, सरसों का कड़वा तेल। नहीं, जितनी सिंधी मेरी क्लाइंट्स थी कसम से सब तारा मीरा लगाती थी, और तारा मीरा की खासियत है बाल सफेद नहीं होते, बाल सफेद नहीं होते। मैंने ये नहीं सुना, लेकिन
जो आपने कहा ना कि अगर जीन में आपको कोई चीज मिलती है और अगर आप उसका ख्याल ना रखें तो वो तबाह हो जाती है। अगर आपको जीन में नहीं मिलती कोई अच्छी चीज और आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप उसकी प्रॉपर केयर करके कर सकते हैं। जब मैंने क्या किया ये बताएं। मेरे लंबे बाल हुआ करते थे, अभी तक मैं से कहती थी चलिए तेल का नुस्खा ना बनाएं, लेकिन तेल बना के मुझे दे दें। मेरे बाल इतने ऐसी बड़ी बुरी बात है। देखिए मेरी बात से इल्म बताने से बढ़ाने से और बढ़ता है। आपको पता है जितना मैंने अपने YouTube चैनल पे ये नेचुरल चीजों का इल्म बढ़ाया है ना, शायद ही किसी सेलिब्रिटी ने। चलो नाम बता दो, प्लीज वो लिंक सेंड कर दे। इतनी चीजें बताई हैं कि जो मैं खुद करती हूँ, मुझे फायदा होता है, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा वैसे एक बात कहूंगी हसन, इस ऑडियंस से लड़ते हुए आप सॉरी, क्योंकि हमने इतनी चीजें बताई हैं और उसके बाद जब हमसे मिलते हैं ना, अपनी स्किन देखिए यार, अपने बाल देखें, आप हमें नहीं बताए भाई, आप जाके चैनल के और हमारे शोज तो देखें। आपने आज तक नहीं आजमाया, और अगर आजमाया भी है ना हार्डली 1 से 2 दफा। सही, आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स आपको। वैसे एक बात है सलमा आपा कि जो माएँ जो बच्चों की जब छोटे होते हैं 14 साल तक, जब तक वो जो माएँ अपने बच्चों की स्किन का ख्याल या मालिश जैसे करते हैं, जब बच्चों के पैरों में दर्द होती है तो सब लोग माएँ जो मालिश करती हैं उनको ताकत देती हैं। मेरे ख्याल से जो वो 14 साल तक जो माओं का एक जो मोहब्बत या जो काबू होता है उसमें आपकी मदर फिगर हो सकती हैं, आपके दादी हो सकती है, नानी, खाला, फुप्पो जो आपके साथ घर में रहते हो, जो वो केयर करती है ना, शायद वही केयर आपकी सारी जिंदगी काम आती है। अब देखिए जो मेहनत वो करती है। जब छोटे थे तो मुझे याद है इतना बड़ा वो स्टील का एक वो होता था, डब्बा होता था, वो हमारे देसी घी नहीं दूध वो बंदा जाता था और डेली 5 लीटर जो है वो दूध आता था और वो 5 लीटर डेली खत्म होता था, क्योंकि हमें दिन में 2 दफा दूध का गिलास जरूर पीना होता था, हल्दी डाल के रात को। और उससे क्या हुआ कि अब आप देखें कि 21 ईयर्स तक जब तक कि आपकी बोन्स फॉर्म नहीं हो जाती, अगर आप दूध पीते हैं तो वो कैल्शियम आपकी बोन्स की बैंक जमा करता है। अगर उसके बाद आप जब पीते हैं, जब आपकी बोन सारी फॉर्म हो चुकी होती हैं, उसके बाद आप कितना ही कैल्शियम लें, जितनी कंजप्शन आपको डेली चाहिए वो होगी, बाकी जाया हो जाएगी। बचपन में अगर आप पीते हैं तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, तो ये वो बता नहीं सकते थे, लेकिन दूध पियो, दूध से हड्डियां अच्छी होती हैं। अच्छा, मैंने दूध दही का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आजकल बच्चे मतलब नहीं पीते। कितने लोगों को खालिस भी तो थोड़ी नहीं मिलता ना। नहीं खालिस दूध की बात है, हमें किसी भी फॉर्म में, मैं अगर कहूँ तो हम पाउडर पका ले बच्चे थे, उसके बाद हमने दूध पिया। अच्छा, हमारे घर में अभी ये प्रैक्टिस है, डेली बंदा जाता है मेरे घर में और वो जो बाड़े होते हैं ना, जो जहाँ गाय भैंसे होती हैं, गाय का दूध पीते हैं हम लोग, भैंस का दूध अवॉइड करते हैं, क्योंकि गाय के दूध में फैट बहुत कम होता है और उसमें वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, हल्का दूध होता है। इनफैक्ट बच्चों को भी, जो छोटे बच्चे जब कन्वर्ट होते हैं तो उनको भी जो है वो गाय के दूध पे डेली आता है हमारे घर में, वहां से प्योर फ्रेश दूध, मतलब अब उसकी खुशबू भी अलग होती है, पता नहीं कितना प्योर होगा, लेकिन वो सामने अपने जो है वो निकलवा के आता है। अच्छा, नहीं हमारे एक फैमिली का बड़ा अच्छा वो है, क्योंकि हम मेरे फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से रहा और बाबा जान जो है वो जमाने में एथलीट रहे, तो हमारा एक, मैं पहले नहीं मानती थी बट मैंने करना शुरू किया, बड़ा फ़र्क पड़ा। वो लोग जो लेथार्जिक फील करते हैं, जिनके घुटनों में या बोन्स में थोड़ी सी पेन रहती है, या जो फटीक फील करते हैं कि उठा नहीं जा रहा, हाय पलंग से उतरा नहीं जा रहा, अच्छा पलंग से उतरने को दिल नहीं चाह रहा, या काम करने के बाद थोड़ी देर में बैठ जाते हैं तो दे फील लेथार्जिक, उनके लिए एक टोटका है बहुत अच्छा, आप लोग भी आजमा सकते हैं। खाने का चमचा 1 चने की दाल, खाने का चमचा 1 गेहूँ और 1 जौ, आप रात को भिगो दें, उनको धो के साफ करके पानी के ग्लास में या कप में भिगो दें पानी के साथ। सुबह आपने वो पानी पी लेना है और वो चमचे से वो फूल जाते हैं वेरी सॉफ्ट, आप उनको मुंह में डालें, नाश्ता करने से आधा घंटा पहले आप उनको चबा लें, खा लें। अच्छा, मैं नहीं करती थी, फिर जब मेरा ये हाल होने लगा तो मैंने करना शुरू किया पिछले 1.5 मंथ से। आज मैं वॉक कर लेती हूँ 45 मिनट्स तक, पहले मैं 25 किलोमीटर पार्क की बेंच पे बैठ जाती थी। एक तो मुझे साइनस का भी इशू है उसकी वजह से, लेकिन नहीं, अब मैंने खुद फील किया कि मैं 45 मिनट्स के बाद मुझे अपने को रोकना पड़ता है कि अच्छा चलो रुक जाते हैं, वरना मैं वॉक कर लेती हूँ। सब जितनी खवातीन को लेथार्जिक फीलिंग होती है वो ये करके देखें, ये आजमाया हुआ फार्मूला है। चने की दाल 1 चमचा, गेहूँ 1 चमचा और जौ का 1 चमचा, ये रात को भिगोना है आपने, साफ करके धो के आपने सुबह उठना है, निहार मुंह उसका पानी पी लेना है और उसी को चमचे से चबाना है और उसको खा लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद आप नाश्ता कर लें। अच्छा, मुझे एक चीज़ आपने ये भी नोट की होगी कि पहले जो हमारी बड़ी बुजुर्ग, जैसे मैंने अपनी नानी तो नहीं देखी हुई, को मेरी अम्मी भी बहुत छोटी है, मेरी नानी की डेथ हो गई, फिर मैंने अपनी दादी को देखा था।
तो उनमें वो जो कहते हैं ना मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज वाली वो जो सिचुएशन जैसे कहते हैं वो एकदम से वो इतने नहीं देखे हुए ना, flashes नहीं होते हॉट फ्लैशेस उनको ऐसा नहीं होते जिसने आप देख रहे होते हैं ना, जैसे कहते हैं कि जी अब ये भी है कि पेरीमेनोपॉज में आपको ब्रेन फॉगिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, आपकी आदत में जाती है। उनमें हमने समा वो चीज़ें नहीं देखी थी, बल्कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम लगता था और उनका दिमाग और ज़बरदस्त हो जा रहा था। अच्छा, ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी, ये जो है ना ये रियल है, ये फैक्ट्स जो हैं या इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल रियल है। अच्छा, मैं जब जैसे ताकि मेरी बात लोग ये गलत ना समझे, ऑफ कोर्स ये है क्योंकि तभी अभी हम देखते हैं वो चीज़ें एड्रेस नहीं होती तो बाद में फिर हम देखते थे कैसे वो चीज़ सामने आती थी, लेकिन थोड़ा सा डिलेड है। कहने का मतलब थोड़ा डिलेड। मैं यही कहने लगी हूँ कि वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है, और उसमें भाभियाँ नंदे सब एक साथ होते थे, बहुत सारे काम थे जो हमने बांटे हुए होते थे। जब आप एक घर के अंदर होते हैं ना तो वो फॉर्मूला जो है ना, मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ जॉइंट फैमिली इज टोटली डिफरेंट। उसमें आपकी प्रॉब्लम्स बहुत दब जाती हैं, वहाँ आप अपने आप को पीछे जब फेंकते हैं ना और दूसरों को आगे रखते हैं, वहाँ यहाँ पर भी यही होता है। आप अपनी बीमारी अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे फेंकते हैं तो कुछ चीज़ें जैसे ब्रेन फॉगिंग की बात करूँ, जॉइंट काम नहीं कर रहे, अब हम जिस एज में से गुजर रहे हैं इट्स द सेम एज, तो मैंने एक ही बात नोटिस की, अब थायराइड भी हो गया, अब हम इसमें से भी गुजर रहे हैं, अब हॉट फ्लैशेस भी हैं, एंकल काम नहीं कर रहा, मैं अपने एंकल से पिछले 1 साल से तंग। अब जब मैं डॉक्टर के पास जब बैठती हूँ तो मैं उसको हंस के कहती हूँ, मैं कहता प्रॉब्लम इज कि मैं सिर्फ काम पे जा रही हूँ और काम से आ रही हूँ, मैं अपने आप को टाइम नहीं दे रही। वो जो इकट्ठे बैठना कचहरी करना होता था ना, तुमने ये जोड़ा पहना है, मैंने ये जोड़ा पहना, और वॉक कर लेते हैं, और ये खा लेते हैं, आपको वो चीजें बिल्कुल खत्म हो गई। छोटे बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी अपनी लाइफ में, तो एक डिप्रेशन वाला जो एलिमेंट है ना, अकेलेपन, वो आपका ऐड ऑन हो गया। अच्छा, ये आपको एक बहुत क्लियर बता रही हूँ, ठीक है प्रॉब्लम्स है, आपकी बोन्स वीक हो गई, आपका ये सब, लेकिन इन सब में मेरी सारी बहनें ऐड करेंगी और आप लोग भी, कि अब हम बहुत सारी चीज़ों से ना दूर होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने ऊपर वाली शेल्फ पे तो काम कर लिया, नीचे वाली ड्रॉर नहीं खोली, कौन बेंड हो, कौन खोले, कोई चीज़ गिर गई, अच्छा बेटा तुम पकड़ा देना, तो ये जो बेंड होना आपकी वर्जिश वाला एलिमेंट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैं भी जब डॉक्टर के पास इस चीज़ के लिए गई ना, तो उसने मुझे कहा वॉक करें, लोगों के साथ बैठे, नमाज बात करें, नमाज पढ़ें, अपने आप को आईने में खड़े होकर बताएं कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं लाइवली हूँ, मैं यंग हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। एंड आई सेड नो। तो मुझे ये चीज़ें असर कहाँ पर की, मैं अपनी फ्रेंड के साथ इस्लामाबाद गई, वो जो टाइम था हम दोनों ने इकट्ठे स्पेंड कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं और हैपहैज़र्डली काम हो रहे हैं, जोर जोर से हंसते हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी मतिया मेरा एंकल नहीं चलता था, मैं पाँव पंजा उठा के पंजे पे चल रही हूँ पिछले 6 मंथ, तो वो जो ट्रेल 5 पे मैं चढ़ी हूँ ना, और सांस नहीं आ रहा, आधे हाफ पे चढ़ी थी पूरे। और उसके बाद आई रियलाइज वन थिंग कि मेरा एंकल ठीक हो गया। तो शी सेड के जंग उतर गया ना, जंग उतर गया। हम लोग रास्ते में आज सुबह, सॉरी नहीं, तो ये वो चीज जो है ना, उनकी वो सारी चीजें जो दूर हुई ना, उन्होंने बाजारों में इकट्ठे जाना है, हम तो यहाँ पर क्या चाहिए मैं भी मंगवा देता हूँ ऑनलाइन पे बैठे। क्या बाबा जान के क्या कहते थे, वो कहते थे वॉक करो, वॉक करो, हम सोचो, मैंने बाबा जान को फोन किया कि मेरे से ना मेरे घुटने के नीचे ना मसल में एक स्वेलिंग है अजीब सी, और उसमें एक पेन है अजीब सी। अब मुझे वो हड्डी का कोई मसला नहीं है, हाँ मतलब कभी हुआ नहीं ना, तो मैंने उन्हें फोन करके बताया कि देखें ये मेरा हो गया। मैं क्या कह रहे, आंधी आए तूफान आए, 40 मिनट वॉक करनी है और 5 बजे की धूप में करनी है आजकल। मैंने कहा 5 बजे, तो पार्क में 5 बजे कौन अकेले में? बोले नहीं 5 बजे की धूप में करनी है। धूप लो, मैंने कहा धूप ही तो लेनी है। सुबह की जो धूप है वो विटामिन डी से फुल ऑफ विटामिन डी। हम जब सुबह गर्मियों में वो कहते हैं 6 बजे, सर्दियों में वो कहते हैं 5 बजे। हम दोनों साथ आ रहे थे और मैं मगरिब में जाती हूँ वॉक करने, और हर वक्त मगरिब की वॉक करने से कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं। आपको दरख्त ऑक्सीजन दे रहे हो, उस वक्त दरख्त आपको जो दे रहे। अच्छा, और मुझे से याद है मेरी बड़ी खाला, शी ऑलवेज यूज्ड टू से, वो भी क्योंकि मेरी अम्मा से काफ़ी बड़ी थी, मेरी बड़ी खाला क्या कहती हैं, अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊं क्योंकि ब्रेक आ गई है, तो मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सबको सुन लेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी
जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले वो हमारे नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, तो आज का जो हमारा शो है वो उन हैक्स के हवाले से है, वो उन पुरानी रिवायात के हवाले से जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कहते हैं जिसको सीना बसीना लेके चली हुई होती हैं, वो पुरानी ख़वातीन जो इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो जहाँ दीदा ज़रूर थी कि चाहे वो किचन के हवाले से कोई चीज़ हो वो आपको उसमें गाइड करती थी, ज़िंदगी के हवाले से कोई चीज़ हो उसमें आपको गाइड करती थी, ख़ानदान में कहीं आना जाना होता था, कोई खुशी का मौका होता था, कोई गम का मौका होता था, तो ये आपको गाइड करती थी। इसके अलावा बच्चों को डिसिप्लिन करना होता था। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वॉक के हवाले से कि कौन सा टाइम अच्छा है, तुम जैसे दरख्तों की बात हो रही थी, तो मेरी खाला लबख्शे वो कहती थी कि बेटा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में था कि वो जब वॉक करते और रात के टाइम कहते जब भी दरख्तों से के नीचे से गुजरना होता था तो वो कहती थी पोश पोश के। अच्छा अब मुझे नहीं इसका इल्म क्या, लेकिन इतनी वो पोश पोश कहते हुए जाती थी कि पोश 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 के नहीं, तो और बस होता है कि फ़ौरन आप गुजर जाएं। तो अब हम बचपन से हमने सुना, हमें अपनी अम्मी को भी कहते हुए सुना। अब कुछ चीज़ें होती है जिसका आप लिटरली आपको मानी मालूम नहीं होता, लेकिन ऐसे होते हैं कि जैसे आप कह रही हो कि हाँ भी हम गुजरे तो आप हम तंग नहीं कर रहे, बस फ़ौरन आप निकल के गुजर रहे। तो मैं अभी भी कभी ऐसा और रात के टाइम किसी दरख्त के नीचे से मुझे गुजरना हो तो मैं बस ये कहते हुए गुजर जाती हूँ, मना करती हूँ। जैसे हमारे घर पे जैसे झाड़ू रखी हुई है तो आप उसके ऊपर से फैलांग के नहीं जाएं, रास्ते में बच्चों को मना करते हैं। मुझे ये प्रैक्टिस थी कि मेरी अम्मी कहती थी जब तुम जाओ तो नीचे देखते हुए जाओ, किसी के ऊपर से फैलांग के मत जाओ। तो ये मुझे समझ नहीं आता था कि क्यों लोगों ने सत्के की चीजें भी फेंकी, सत्के की चीजें भी, तो वो यही बोलती थी कि उसमें क्या है, कोई कील है या कोई कांच है जो तुमको तकलीफ दे। और सबसे बड़ी बात यही कि हर तरह के लोग होते हैं, अपनी चीजें सत्के फेंके हुए होते हैं जो आप उसमें आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो अपने बच्चों की तरबियत का हिस्सा होते हैं। अच्छा वो इसमें तरबियत में ये भी था कि अगर कोई लेटा हो तो उसके ऊपर से फलांगरी छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लो जी हमारे तो रिश्तेदारों में लड़ाई, बच्चों में लड़ाई, मेरे अपना तो कद लंबा है, मेरे ऊपर से क्यों वापस जाओ आग मार के क्यों चली गई, वापस गुजरो। कि वो ये सब चीजें स्थिति की रिस्पेक्ट कि आप किसी के ऊपर से गुजर गए, बेध्यानी में आपके पैर लग गया, पेट पे गिर गए, आपके घुटने पे गिर गए, ऐसी चीजें हैं जो आपको तकलीफ ता हयात दे सकती हैं। तो ये मजाक मस्ती तो अपनी जगह होती है, लेकिन धक्का देना पीछे से किसी को अक्सर मुझे याद है कि मैं बड़ी शरारती अपने बचपन में थी, तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी पीछे से किसी को डराओ नहीं, कि वो अगर हिल गया उसके हाथ में कोई गर्म चीज है या कुछ चीज है तो वो अक्सर कोई ना कोई उसके अंदर एक फिल्टर रखती थी कि भाई ये इसका रीजन है। और फिर उसके बाद अब माँ बाप से बच्चे बहुत प्यार करते हैं, दादा दादी से बहुत प्यार करते हैं, तो वो कहीं पे भी नहीं चाहेंगे कि उनको तकलीफ हो, तो वो फिर उस चीज को दिमाग में रखते हुए छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसी चोट लग जाती है, हंसी मजाक हम करते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उससे किसी को तकलीफ नहीं, और वो आप बर्दाश्त भी कर लें अगर वो पलट के करें। तो जहाँ तक ये जो शरारत की बात है, शरारत किसी को तकलीफ नहीं देती है, वो थोड़ी देर के लिए एक कहका आया और आके चला गया। बट बाज़ औक़ात हम हंसी मजाक में, दोस्ती में, प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के इतने क्लोज होने का लोगों को दिखा रहे होते हैं और उसमें अगले को सारी जिंदगी के लिए अपाहिज कर जाते हैं। सच में कह रहे हैं। मेरे देवर को बैकबोन की बहुत प्रॉब्लम थी। और जो मेरे सामने नहीं हुआ, बाद में मुझे अम्मी ने बताया, साकिब ने खुद बताया कि वो लेटा हुआ था, इसी तरह शादी इवेंट्स चल रहे थे, तो एक दोस्त ने शूज़ पहने हुए थे और उसने आके ना जोर से किक करके उठ जा, तो उसकी बैकबोन मोहरे पे जाके हिट किया। एंड मैंने उसको तड़पते हुए देखा है। वो उसके बाद L2 L4 का कुछ जो चक्कर है उसकी डिस्क स्लिप हो गई, और अगर वो सर्जरी कराता है तो फिर वो सारी ज़िंदगी ये होगा, फिर नेक्स्ट वाली कराओ, फिर नेक्स्ट वाली कराओ। और उसकी टांग में बहुत तकलीफ होती थी, मैं भाभी होने के उस पर मैं दुबाती होती थी, बट वो एक छोटा सा मजाक था, बहुत छोटा सा, और शायद उस शख्स को भी नहीं पता, लेकिन अगले ने अपनी जिंदगी भर उसे भुगता। सही क्या जो लोग अपनी आंखें खो देते हैं, कोई चीज आप मुझे ये है, देखें खुशी का मौका जूती मार खुशियों के साथ गुजारें, बिल्कुल, लेकिन उस खुशी पे हमेशा याद रखिएगा एतदाल। हम टोट के बताते हैं एतदाल, खाना पीना है एतदाल, आपने पतले होना है, आपने वॉक एतदाल, पानी ज्यादा पी लेंगे तो किडनी ज्यादा काम करेगी, तो एतदाल। जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपकी गुफ्तगू में, आपकी बातचीत में बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि आपने कितनी बात किससे क्या करनी है, अगला हर्ट ना हो जाए। इसी तरह हंसी मजाक में, दोस्ती में, जैसे पहले बुजुर्ग कहते थे ना, पहले तोलो फिर बोलो। और मैंने एक बात नोटिस की है, मैं इस वक्त हम ऑन स्क्रीन ये बात कह रही हूँ कि हमारे मीडिया का भी ये वाला हाल हो गया हुआ है मध्या।
हम किसी पे बात करने लगते हैं ना तो हम शायद इस चीज पे देखते हैं कि मिर्च मसाला है, करते जाओ। आपको अंदाजा नहीं है क्योंकि उस वक्त आप वायरल हो रहे होते हैं ना, everybody's आपको talking about अंदाजा नहीं है कि उसके बाद आपको कितनी माफियां मांगनी पड़ती हैं, आपको अंदाजा नहीं, आपको नाक की लकीरें निकालनी पड़ती हैं। और मैं कोई बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं करती, अभी सभा के साथ जो किसी ने इंटरव्यू किया था उस शख्स ने नाक की लकीरें निकाल दी, माफी मांग दी, बट बात वही ऑन द पॉइंट ये है कि आप कौन सी चीजों की तरफ चल पड़ते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। तो ये वायरल होना, किसी को चीज बताना, रॉन्ग मतलब टोटका बताते ना, सिर्फ ये जेलसी में आता है और इसकी पूछ है बहुत। अच्छा, एक और चीज ही बता सर, लोग खासतौर पे बच्चे बहुत जोर जोर से हंसते हैं। अभी बड़ी छोटी सी बात है, हम लोग भी बचपन में थे तो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने की कोशिश करते थे कि हम ज़्यादा फन कर रहे हैं, बहुत मज़ा कर रहे हैं, खिलखिला के हंस रहे होते थे। तो मुझे याद है मेरी नानी ये बात बोलती थी कि आहिस्ता हंसो, मुंह बंद करके हंसो, मुस्कुराओ, आवाज़ के साथ कम धीमा करो, घर से बाहर ना जाए। मैं कहती हंसना को क्यों मना करती हैं, क्यों करते हैं? और बच्चे मुकाबलेबाजी होती है, चीखते हैं तो हम भी ज़ोर से चीखेंगे, अपना दिखाते पावर। तो बाद में ये फील हुआ कि अगर जो लड़के या लड़कियां मुसलसल इतनी जोर जोर से हंसते हैं तो जब वो बड़े होते हैं तो उस बचपन में तो वो बहुत प्यारे लगते हैं कि उनके छोटे छोटे दांत, उनके खूबसूरत से होठ, उनके गाल खिलखिलाने से प्यारे लगते हैं। लेकिन जब वो बड़े होकर इस तरह जोर से हंसते हैं तो लोगों का मजाक ऐसा लगता है कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, और उससे जो कशीदगी पैदा होती है कि लोग कहते हैं तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वो लड़ाई झगड़े जब कहते कि नहीं मैं तो नॉर्मल हंस रहा था, ये मैं नॉर्मल हंस रही थी, मैं ऐसे बचपन से हंस रही हूँ, या मैं ऐसे ही हंसता। तो ये तो मतलब एक होता है तंजिया हंसना। तो वो पेरेंट्स जैसे क्या कहते थे कि झुक के नहीं चलो, सही से बैठो, लड़कियां हैं तो पैर जोड़ के बैठो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लड़के हैं अपना काम खुद उठो। अक्सर कहते थे कि मैं तुम्हें एक सॉरी टोक रही हूँ, तुम यकीन करो मैं इतना मुंह खोल के हंसती हूँ, लोग कहते हैं किसी मर्दाना कह के लगाती है। हाँ, और यकीन करो अभी गाड़ी में इतनी जोर जोर से हंसी हूँ मैं। तो वो तो चले, मेरा एक्स हस्बैंड को नफरत थी मेरी इस हंसी से। क्योंकि वो ड्रैकुला बन जाती। नहीं ड्रैकुला नहीं, वो कहता था तुम अटेंशन लेने के लिए हंसती हो। नहीं मुझे हंसी आ रही है, क्या करूं? आपने तो कह दी वो वाली बात कि देखने वालों पे डिपेंड करता है कि वो क्या देख रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। और अपनी की कोई अच्छी चीज है तो किसी को मत ऐसा एहसास दिलाओ कि तुम मैं बहुत ज्यादा मत दिखावा नहीं करो। यार मैं एक बात कहना चाहती हूँ ऑन स्क्रीन, एक बात मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मुझे भी बैठे बैठे याद है, सॉरी टू इंटरप्ट कोई मसला नहीं। भाई हमारे सुनते आ रहे हैं ना कि काली बिल्ली सामने से गुजर जाए तो मनहूस होती है, रास्ता कटना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं पहले ऐसे डरती थी, सीढ़ियों से हमेशा काली बिल्ली गुजरती थी, मैं कहती थी अब गिरी अब कुछ हुआ। बिल्कुल कुछ नहीं होता, काली बिल्लियां गुजर जाए आप आराम से हंसते हुए। हमारे मजहब में ये शदीद मुमानियत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको पता है काली बिल्ली वाली अजी बचपन से सुनते आ रहे हैं काली बिल्ली आपके सामने से एक बार गुजरे, दो बार गुजरे, जितने माशाल्लाह से हम पाकिस्तानी जितने आगे जा चुके हैं ना, काली बिल्ली को हमसे खतरा है, वो हमें देख के गुजर जाती है, वो कहती है या अल्लाह मुझे इनका मुंह ना दिखाना। तुम यकीन करो वो मेरी सीढ़ियों में काली बिल्ली, उसको कोई दूध पिलाता है अपार्टमेंट्स में से ना, वो हर वक्त वहां रहती है। पहले दिन जब मैंने उसको देखा मैंने कहा है हाय अब ये क्यों बैठी है रास्ते में। एक तो हर बुरी चीज काली क्यों, ये उसको तस्वर क्यों करते हैं हम कि उसको अटैच कर देते हैं कि अब वो काली बिल्ली मुझे बहुत एक्चुअली डार्क, इट्स डार्क। लेकिन ये कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारी यंग जनरेशन आके ना इन चीजों को काटती है। जैसे अब आप हमारे लिए यंग जनरेशन में से आप हमारी जेंजी है, बहुत अच्छे। मुझे अब मानूर चलो मुबारक हो मिलेनियल्स से, हम लोग तो आज जेंजी हो गए। लेकिन मुझे तुम जेंजी हो? नहीं मिलेनियल्स है। हां तो वही तो कहने का मतलब मानूर सेट के अम्मी आपको पता है ये जो हम कहते हैं आप कह देती है तो हम बरसती है फलां है, इस तरह नहीं करना चाहिए। कहती है सीधी सीधी बात ये है कि वसवसा है। और वसवसा शैतान के अलावा कोई नहीं डालता। तो ये सोच लिया अब आपने शैतान के रास्ते पे चलना है। एकदम एक पॉइंट, माँ हूँ मैं भी डर जाती, कांच टूटा मैं डर गई, दूध उबल गया डर गई, अगर दुपट्टे को आग लग गई तो मेरी जान चली जाती है। तो ओके ठीक है, फिर आप एक काम करें शैतान की साइड पे खड़े हो। हमने ये भी बचपन से सुना, अच्छा सोचे अच्छा होगा। ये तो अभी गोरा भी कह रहा है, हाँ ये तो गोरा भी कह रहा है। ये है कि एक जितनी प्लीज अगर बुजुर्ग खवातीन अगर देख रही मुझे बताएं कि आप वो जो काम कराने के लिए ठीक है हमें डिसिप्लिन करी होती थी, आप चीज़ों को क्यों कह देती थी कि जैसे रात के टाइम झाड़ू लगाना कहती मनहूस होता है, जवाल के टाइम अगर सो के, जैसे मुझे अब मैं वो बुजुर्ग बन चुकी हुई हूँ कि मैं अगर कोई जवाल के टाइम उठ रहा हो ना, सुबह 11-12 बजे उठ रहा हो तो मुझे इतनी कोफ्त हो रही होती है, मैं कहती हाय मेरे घर में नहुसत आ जाएगी। तो मेरी अम्मी ऐसे करती थी, गर्मियों की छुट्टियाँ, अब मेरी सारी दोस्तें वाले उठती थी 10 बजे 11 बजे सो के उठती थी। अच्छा मेरी अम्मी कहती थी
सुबह बेटा दुनिया जहान के बच्चे सुबह 7 बजे उठ के अपना बेड बना के उन्होंने नाश्ता भी कर लिया, उन्होंने होमवर्क भी कर लिया, और अब वो कह रहे होंगे अम्मी हमें कोई काम बताएं। तो मुझे तो था अम्मी आपके तो ना मैंने अपने खानदान में कोई ऐसे बच्चे देखे, ना मैंने आपके दोस्तों के कोई ऐसे बच्चे देखे जो इतनी सुबह जल्दी उठते हो आपको, क्योंकि हम 9 बजे उठते थे तो मेरी अम्मी कहती थी सुबह रहमत के फरिश्ते गुजर रहे थे, उन्होंने देखा तुम लोग सो रहे थे। फिर मेरी अम्मी एक और वर्ड थी, मेरी अम्मी कहती फिर रहमत के फरिश्तों ने लाम ए नून ते की और वो चले गए, तो हम फिर ऊपर रहमत के फरिश्तों का हमसे क्या मसला है। और मैं फिर कहती थी अम्मी बाकी खानदान के जो दूसरे बच्चे, मेरे स्कूल के जो दूसरे बच्चे वो तो सुबह रहे होते थे, लेकिन कुछ अच्छा, लेकिन वो एक डिसिप्लिन करने का अंदाज था। वो देखिए अब साइंस बात करिए सर्केडियन रिदम की कि आपको रात में सोना, आपको दिन में जागना है। अब मैं रात में सोना, दिन में जाग रही होती हूँ। लेकिन बच्चे तो रात को अब तक जाग रहे हैं। ऐड करूंगी, मेरा बेटा किसी चीज में नहीं बोलता। मैं जैसे काम से आई हूँ, रात के टाइम आई हूँ उस वक्त, तो मुझे बड़ी कोफ्त है, मैं नहीं सो सकती जब तक कि मेरी जगह साफ ना हो, तो मैं झाड़ू पकड़ लेती हूँ। या मैंने सुबह अर्ली निकलना है, बहुत अर्ली निकलना है, तो मैं रात में ही सफाई कर लूँ। लानत पड़ रही होगी, ये क्या हो गया, और ये कोई टाइम है, रिस्क कम हो जाएगा फलां का। मैं कहा ओए ये रिस्क कम हो जाएगा, एक मिनट बैठो, मैं तुम लोगों को इस स्टोरी का वो कहता है ना लुबे लुबाब बताओ। आपके बच्चे का, मेरे बच्चे का, मैं कहा इसका लुबे लुबाब ये है। अम्मी इसलिए कहती थी देखो नाखून टूट गया है तो ये अभी कटेगा ना, फजर तक का तो इंतजार नहीं करेगा, खून निकल रहा है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम ये कि तुम्हें आदत होनी चाहिए सुबह अर्ली उठने की और उठकर सफाई करने की, तो इसलिए कहा गया कि सुबह सफाई करो, मगरिब के वक्त ना करो। मैं कहा दूसरी बात ये जो लेट उठना है ना, रंग पीला पड़ जाए। अब मेरी ये शर्तिया बात है, जितने लोग चढ़े सूरज पे उठते हैं ना, आप उन्हें देखें, उनके फेस पे आप गोरे होंगे तो बड़े लेकिन भी देखे हैं। नहीं वो येलो एक पेल कलर आता है। अच्छा फिर जब आप देखते हैं जैसे मेरे साथ उल्टा है, मैं पीली हूँ, मैं सुबह उठती हूँ। मैं पीली नहीं हूँ यार खुदाया। लेकिन पता है शी इज सो राइट, बात बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर आपने अपने सुबह सवेरे उठना, रात को प्रॉपर नींद लेना, आपको किसी स्किन केयर की जरूरत नहीं है। अपने चेहरे पे कितने ग्लो रहता है। जी अगर मेरी 9 बजे रात को बैटरी खत्म हो जाती है। मैं शादियों में जाती हूँ ना, तुम 9 बजे सो जाती हो? मैं हम लोग तकरीबन 11, 10:30, पौने 11 पे हम शादियों में। अच्छा दूसरी बात है कि आजकल शादियों का सीजन है, इतनी तबाही हो रही है, रात को 12-12 बजे 1-1 बजे खाना खुलता है। जी बिल्कुल। अच्छा मैं घर से खाना खा के जाती हूँ बाय द वे, मुझे उल्टी आ रही होती है रात को 1-1 बजे खाना, पता नहीं कैसे लोग डिनर करके। पतले होने का राज ये है कि आप जल्दी खाना खाते हैं। माय गॉड, मतलब कि ये भी देखें, जब हम बातें कर रहे हैं ना, कुछ अच्छी बात बिल्कुल प्लीज शादियों में जो ये हो रहा है ना, बच्चों की सारा एक आउट हो रहे हैं वो रूटीन से। हम लोग सब, मैं तो मेरे जैसे बंदा जो रात को 9 बजे जल्दी सो जाते हैं, वरना लोगों के बच्चे तो छुट्टी वाले दिन रात तक, मेरे नेबर्स हैं वो 4 बजे तक बच्चे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं, वो वीडियो गेम्स। डिप्रेशन क्यों हो रहा है आजकल बच्चों में? डिप्रेशन हो रहा है। आप सनलाइट कम ले रहे हैं, जब आप सनलाइट नहीं लेते तो आपको वो विटामिन डी नहीं मिलती, तो आपको डिप्रेशन होती है। ऊपर नीचे हो रहे हैं, फ्लैक्चुएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके सारी ये खेल ही सारा हार्मोन्स का होता है। मैंने ये देखा, ये हमारी जो यंग मदर है ना, मैं उन्हें ये क्रेडिट जरूर दूंगी, जो बच्ची आप हमारी माएँ बनी है, उन्होंने वो बहुत अच्छी मदर्स हैं, उन्हें पता है उन्होंने क्या करना है। मैं महानूर को देखती हूँ, उसकी फ्रेंड सर्कल में देखती हूँ, बच्चे 6 बजे 5:30 बजे 6 बजे अपना खाना खा चुके होते हैं और हाँ, और अपने कमरों में होते हैं। चाहे आपके घर में ढोल बज रहा है, बर्थडेज हैं, कुछ भी है, उन्होंने 7, 7:30 बजे वो सोए हुए होते हैं। और सुबह सब, और अगर मैं उनके साथ सो गई हूँ तो सुबह सबसे पहले गाजी की आवाज आती है, नानू 5 बजे ठक, और उसके बाद वो आहिस्ता सबको जगाना शुरू करता है। कहने का मतलब ये कि बच्चा अगर जल्दी सो रहा है और जल्दी उठ रहा है, शाश बशाश है। तो ये बहुत जरूरी है। हैरत हो रही है, कितने बजे? नहीं मेरे बच्चे सो जाते हैं। मैं तो 2 बजे के बाद सोती हूँ, मेरी तो रूटीन सेट हो गई है। और आप सुबह कब उठती हैं? कोई बात नहीं, मैं खुद 2, 2:30, 3 बजे काम पे जाना हो तो मैं 8 बजे, हमने सुबह 6:30 बजे मैं मेरी तो आंख ऐसे खुलती है दवाई खाने के लिए। सुबह ठीक 6 बजे हम लोगों की आँख खुलती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर उसके बाद खाना बनाना है, फिर अपने ऑफिस के लिए निकलना है या काम करना है, तो वो पूरा रूटीन सेट है। अच्छा मुझे क्योंकि हमेशा दोपहर में सोने की आदत थी, मेरी अम्मी क्योंकि स्कूल में जॉब करती थी, तो वो मुझे भी उठाती होंगी, तो वो खुद भी बहुत पहले उठती होंगी, वो तैयार होती होंगी, नाश्ता बनाती होंगी, फिर मुझे तैयार करती हैं, तो उनको भी टाइम चाहिए होता होगा, तो वो दोपहर में थक के सोती थी। तो मेरी अब तक की आदत है, अगर मैं जिस दिन सुबह बच्चों के साथ से उठते ही हैं तो मुझे ठीक 2 बजे ना नींद आती, झोंका आता है, ऑफिस पे भी झोंका आता है,
और मुझे लगता है कि ना उसके बाद फिर मैं ना क्योंकि अब बड़े हो गए तो थोड़ी ताकत है तो अपने आप को इग्नोर करके काम में लगते हैं और ठीक 7 बजे भूख लगती है, अलार्म, पेट का अलार्म बजता है कि अब खाना खाना है क्योंकि वो रूटीन सेट हो चुकी है। और 10 बजे के बाद ना लगता है पूरी दुनिया बंद है, जहर शादियां, जहर लोग, जहर बातें, फोन बंद, आवाजें आनी कम हो जाती मैं लाहौर से, क्योंकि ना अब यहाँ कराची में जब शादियाँ हो रही तो उसमें मुझे ये थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। जैसे मेरे भी लाहौर से भाभी मेरी आई हुई हैं तो मैं उनको एक शादी में ले गई कराची की। अच्छा, अब मैं उनको देखूँ, मैंने कहा ये भाभी इतनी ऑफ क्यों, मैंने कहा इनका मूड इतना ऑफ क्यों है। तो मैंने कहा रिदा बाजी आप बड़ी डाउन लग रही, क्या हुआ आपको। कहती मदिया हमें तो आदत नहीं है 10 बजे के बाद शादी की, और हम अगले के घर पहुंचे 10 बजे, वहाँ पे खाना 12 बजे सर्व हुआ है, तो वाकई उनको आदत होगी भी कि 10 बजे, पौने 10 बजे चीजें लाइट वाला बंद, आप घर पहुंचे। लाहौर में जल्दी हो जाती है लाहौर में शादियां जनाब 10 बजे, पौने 10 बजे वहाँ पे शादी हॉल, और मैं आपकी नहीं पता नहीं कितने सालों से हो रहा है, पौने 10 बजे नहीं, 12 के भी बहुत पहले की बात कर रही है मैं तो, जो अब बता रही हूँ पिछले 15 सालों से देख रही हूँ, 10 पौने 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती है, पौने 10 बजे लाइट्स बंद होने लग जाती हैं। अक्सर मैं वहाँ की रुखसतियाँ देखती हूँ, मोबाइल के टॉर्च में रुखसतियाँ हो रही होती हैं क्योंकि आपने 10 बजे खत्म, और अच्छी बात है 10 बजे आप घर आ जाते हैं, इतना टाइम के पाबंद हैं, आपने 9 बजे खाना सर्व हो गया है, 6 बजे से स्टार्ट करते हैं ना वो लोग शादी का टाइम। देखिए सर्दियों में तो दिन में शादियां हो जाती हैं, लेकिन अगर दिन की भी शादी है तो वो 4-5 बजे खत्म। कराची में दिन की शादी भी रात के 9 बजे तक चलती है, तो पूरा दिन आपका ना उस चीज में लगा रहता है। शुक्र है अभी तुम्हारी भाभी ये नहीं पूछा कि डीएचए कौन सा जरा बताना। मेरी चची लाहौर से आई, जैसे उनको डीएचए देख के बेचारी बेहोश हो गई, मैं उनको वो ले गई मिठाई लेने के लिए महमूद पे बदर में, कहती ये क्या है, मैंने कहा ये डीएचए है, मैंने कहा ये बनेंगे हमारी अच्छी डोंट बनेंगे। देखिए इन सब चीजों के बावजूद भी जितनी भी प्रॉब्लम हम शायद बातें कर रहे हैं कराची की, लेकिन कराची में अगर आप रह लेना तो आप कहीं नहीं रह सकते, ये तो है, आपको कहीं मजा नहीं आएगा। कराची की एक ऐसी कशिश है। अच्छा बात सुनिए, ये हमारे बड़े बुजुर्गों से खवातीन ना, अच्छा खवातीन हम कराची हम लोग कराची आ गए, मुझे बताएं आपकी फैमिली में वो कितने हैं कि वो कौन सी खातून थी जिनके हाथ के खाने बड़े मशहूर थे, और घर का अगर कोई बड़ा इवेंट होता था तो उन्हीं के हाथ की खाना या खीर या मीठा उनके हाथ का मशहूर होता था। मेरी तो अम्मी बहुत अच्छा पकाती थी, मेरी मदर, और मेरी अम्मी का, हम माशाल्लाह 7 बहनें हैं, तो मेरी अम्मी का ये कहना होता था कि आप सबको खाना पकाना हर चीज़ आनी चाहिए, चाहे आप करें या ना करें लाइफ में। तो वही चीज़ जो है वो हम सब ने कैरी की कि वो जैसे मैं सब चीज़ों के बावजूद भी मैं अपना खाना खुद पका के बड़ा खुश होती हूँ। तो मुझे मज़ा आता है अगर मुझे मेरे सामने पकता है, मुझे पता चलता है इसमें क्या चीज़ें डली हैं। बाहर का ऑयल जो है वो मुझे थोड़ा सा बॉदर करता है, जो समोसे पकौड़े वाला ऑयल होता है। तो अगर मेरी अम्मी जो है ना हर चीज़ स्क्रैच से, लहसुन भी होती थी तो वो उस बॉटल वाली नहीं होती थी, वो स्क्रैच से लहसुन बनती थी, उसका टेस्ट ही अलग आता था। ये जो हम कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, हम कहते हैं कितना मजे का खाना होता है, वो लोग भी यही चीजें होती है कि स्क्रैच से कर रहे होते हैं, तो इसलिए उन चीजों का एक फ्लेवर ही अलग होता है। अच्छा मेरी खाला जो है ना वरखी पराठे बनाती हैं, उसके साथ भुना गोश्त, तो अब उनकी सास ने उनको वरखी पराठे होते हैं वो लेयर करके वो पूरा बहुत, ये सूजी के होते हैं जिसमें सूजी भी डलती है? नहीं ये ना जैसे कि खाजा होता है ना, अच्छा एक होता है जैसे रवे मैदे के पराठे, वो रवे हाँ वो तो थोड़े ठोस, अच्छा वो ठोस होते हैं। ऐसे हम शहरी के अंदर जो क्या खजला फेनी खाते हैं, जैसे खजला होता है, तो वो वैसे ही वरकी पराठे होते हैं, लेकिन वो पूरी और खजले के साथ मिक्स होते हैं। उनकी सास ने उनको सिखाया। अच्छा अब वो बज़्ज़त हैं कि मैं अपनी बहू को सिखाऊंगी। मैंने एक दिन उनको बोला कि बात सुने, आजकल जो बच्चे आ रहे हैं ना वो अपनी खाना बना ले तो बहुत बड़ी बात है, आप मुझे सिखा दें, कम से कम मैं आपको बना के तो खिलाऊंगी। तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में मैं एक ऐसी फर्द हूँ जो लेगेसी को बरकरार रखा हुआ है। मतलब वो बर्तन जमा करना हम लोगों का साथ शौक है, घर को बनाना, खाना करना, खाना खिलाना। तो मुझे ही लगता है कि अभी जब रिसेंट अभी मेरे बच्चों की अभी 27 को बर्थडे हमने प्लान दोनों के साथ कर ली, तो मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे तुम्हें देखकर आज ये खुशी हुई कि तुमने वो दावत और वो खानदान को समेटना, बुलाना, एक दूसरे से इंटरेक्शन कराना कि एक दो अलग खानदान के लोग बैठ के बात करें, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो मुझे लगता है कि आप ठीक है जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, लेकिन अपनी लेगेसी को कहीं ना कहीं बरकरार रखें, उसको आउटडेटेड या आउट फैशन करके उसको ना करें। वैसे कपड़े पहने जरूरी या आप अपने त्योहारों में उसको इस्तेमाल रखें, रिवायती खाने, जैसे हमारे यहाँ कीमा बनता है ईद पे, वो एक है,
तो मुझे लगता है कि मेरी अम्मी हर साल हर ईद पे कोई एक चीज नई बनाती हैं, तो मुझे भी होता है कि मुझे भी अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कोई नई चीज बनानी है, जरूर बनानी तो वो एक रिवायत होती है। और जब मेरे बच्चे देखेंगे तो ऑब्वियस है कि वो भी करेंगे। सोचो आज से 30 साल बाद अगर हम जिंदा रहे तो जो हम डिस्कस करेंगे तो हम भी उनकी अम्मियाँ ऐसी दादियाँ नानियाँ दादियाँ होंगी। हमारी नानी दादी ऐसी थी, तो सोचो हम किसी हम उनके बच्चों को पकड़ के सामने के बाद से ना एक बड़ी मजेदार बात याद आई है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ जिनके बुजुर्ग अगर सामिया हम लोग होंगे, लेकिन उस जनरेशन की ये बड़ी बड़ी सोच लेकिन सामिया की बात से एक बात मुझे बड़ी मजे की याद है। आयशा, ये तुम्हारे लिए है, मेरी बहन अभी आई हुई थी यूएस से, तो हमने कहा था बड़े अरसे के बाद, मतलब सालों के बाद हम दोनों बहनें किसी फंक्शन पे इकट्ठे हो रहे थे, मेरी बेटी का। तो मैंने कहा फुफ्फो आ गई हो तो आओ आओ बैठो बात करो। हाय तुमने ज्यादा अच्छा जोड़ा पहना, हालांकि हमारे डिट्टो आइडेंटिटी हमने ट्विनिंग की थी हर जोड़े के पर, तुम्हारा ज्यादा अच्छा है ना, मुझे तुमने ये वाला नहीं, तुमने ये वाला मेकअप ज्यादा करा लिया। तो ये लेगेसी ये भी हमने बरकरार रखी है। हमने फुफिया और चाचियां ताइयां जाने नहीं थी हमने। इवन ये कि मैंने ज़ीशान एंड दानिश पहना था, तो कहती है अपना जोड़ा वहां से मैंने उसका ज्यादा अच्छा बना हुआ है, लेकिन तुमने अपना वहां से बनाया, मुझे भी वही से बना था। हमारी हर बात पे लड़ाई, तुमने फूल क्यों डाल दिए, मैंने डालने थे, बड़ी मैं हूं ना, मुझसे दूध पिलाई क्यों नहीं करवाई। तो लेगेसी में एक चीज ये भी आती है, तो ये भी कायम रहनी चाहिए। अच्छा, हमारी एक लेगेसी, ये कायम हमने बचपन से एक लेगेसी ये भी देखी कि मेरी अम्मी जो है वो खानदान में चाहे कितने ही वो हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, देवरानियों जेठानियों के, नंदों के, जैसे मेरी फूफो के, अम्मी के, कुछ भी अगर कोई बात अगर हो भी जाए, लेकिन मेरी अम्मी ने वो बात हम तक कभी नहीं पहुंचाई। मतलब कि हम बच्चों में कभी ये चीज हमारे फैमिली में भी बड़ों ये बहुत अच्छी चीज हमारी बस बड़ी बुजुर्गों ने की है। और पता चलता था चची और अम्मी जो है किसी बात पे नाराज हैं दोनों, कि हमें पता ही नहीं चलता था कि वो नाराज हैं, हमसे वो इतना प्यार करते थे, हम उनसे इतना प्यार करते थे। ये लेगेसी हम सब लोगों ने उसको जारी रखा। मैंने भी अपने बच्चों में, कभी मेरी अगर फैमिली में कभी कोई चीज बुरी लगे, कुछ लगे, मेरे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मेरी नंद से जो है वो मेरी क्या बात हो रही है, मेरी जेठानी से क्या बात हो रही है। जरूरी है, सब हम घरों में जाते हैं, सब अपने प्यार से चल रहे, और वो भी बड़ा प्यार करते हैं, कभी नहीं जाहिर होने। ये बात जरूर देखिए, आजकल मैं लोगों को कहती हूँ कि आपकी बहन भाइयों से डिफरेंसेस हो, किसी से भी डिफरेंसेस हो, प्लीज बच्चों के सामने मत डिस्कस करें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहन भाइयों के आपस में कुछ झगड़े हो जाते हैं, तो माएँ जो है ना वो फौरन अपने बच्चों को के सामने वो जो है ना एक इमोशन उल्टी कर देती हैं। उससे होता है कि बच्चों के दिल में ना अपनी उस खाला या मामू या चाचा या फुप्पो के खिलाफ ना एक फीलिंग्स जो है वो पैदा हो जाती हैं, और ये इन द लॉन्गर रन बच्चे का वो ना पूरा रिलेशनशिप उसके साथ ख़राब कर देती हैं, तो चाहे वो जितनी भी बच्चे से मोहब्बत करती हों। अच्छा, ये वाकई कुछ चीज़ ऐसी है जो हमने देखा हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छे तरीके से, तभी मैंने कहा ना वो जहाँ दीदा ख़वातीन थी, रिश्तों को अच्छे तरीके से निभाना, कैसे ख़ानदान को जोड़ के कैसे रखना है, उन्होंने हमें सिखाया। अच्छा, कुछ और जैसे घर की रिवायत होती ना कि आई एम श्योर आप सबके घरों में ऐसा होता था कि किसी के घर से रमज़ान में, मुझे याद है हम छोटे होते थे तो हर एक के घर से इफ्तारी आ रही है, और हमारे घर से भी जारी होती थी। अच्छा, और किसी दिन किसी घर कड़ी चावल पक गया, कोई डिफरेंट आलू गोश्त या किसी डिफरेंट चीज़ पक गई। लाहौर में से कचनार गोश्त बहुत मशहूर है, वो आता था, तो वो जो बर्तन है ना वो कभी खाली नहीं जाता था। अभी तक और अगर घर में कुछ जैसे मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि लोगों के वो नहीं होता, चलो जी बर्तन खाली चला गया, तो आपको फौरन होता है यार खाली बर्तन। तो मैंने भी देखा अगर कुछ ना हो ना, अगर ना भी पका हो तो चीनी डाल के दे दी। हाँ, क्योंकि ये मेरी अम्मी को बड़ी आदत थी कि घर में दावत करती थी ना, जब अपनी खालाओं की या हमारे खालू आते थे या चचा चची पप्पो, तो यार तुम सोचो कि हम उस वक्त मैं और मेरी बहनें सर्व करने में लगे होते थे, और जब हम रात को खाना खाने बैठते थे पता चला अम्मी ने डब्बों में डाल के साथ ही दे दिया। ये भी अम्मी करती होती थी, खाना साथ जाना। लेकिन ये कि जो चीनी वाली बात है ना, मैं छोटी थी तो बॉली जो जब भैंस का बच्चा होता है उसके बाद दूध आता है पहला दूध, तो वो हमारे घर आया पतीली के अंदर। पहले तो मैं उसमें बड़ी अमेज थी कि इसमें खुद ही ऑटोमेटिकली चावल बन जाते हैं जैसे ही गर्म होता है। तो वो जब बर्तन जा रहा था ना वापस, तो अम्मी ने उसमें कुछ नहीं था तो चीनी डाल के दी, और मैं लड़ पड़ी। मैं कहा मैं आपको दूध बाजार से ला देती, इतनी चीनी आपने डाल के दी। तो कहती है अगर हम ये नहीं डाल के देंगे तो भैंस का दूध सूख जाएगा। अब वो बात मुझे बड़ी अजीब लगती थी, और फिर मेरे घर भी कोई बात चीज़ आनी तो मैंने इस तरह भिजवा ली। तो बट वो खीस के लिए, वो दूध के लिए स्पेशली मेरे दिमाग में ये बात फंस गई कि ये बर्तन वापस खाली नहीं जाना चाहिए। ये अभी भी रिवायत आई बिलीव हमें सिखानी चाहिए बच्चों को। छोटी सी ब्रेक जनाब, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि देखें अब कराची में, तो मैं आज भी इसे सोच रही थी, मैं रोज़ इनफैक्ट ये सोचती हूँ
कि मैंने पिछले महीने इतनी एफर्ट करके मैंने ऊपर से बक्से उतारे अलमारियों के ऊपर से, उसमें से मैंने सर्दियों के कपड़े बाहर निकाले, मैंने गर्मियों के कपड़े तय किए, मैंने गर्मियों के कपड़े उन बक्सों में डाले, मैंने उनको टेपें लगाई, मैंने उन पर लिखा कि इसमें कौन कौन से कपड़े हैं। ये मेरी पूरा तकरीबन 1 हफ्ते की मेरी एक्सरसाइज थी। अपने बच्चे के कपड़े भी ऐसे बाहर निकाले, फिर अंडे डाले, फिर उसको मैंने बक्सों के ऊपर चढ़ा के दोबारा सेट किया। और उसके बाद क्या हुआ, सर्दी नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अच्छा, लेकिन अब ये जो हम मैंने तो अब ये हमने भी किया है। अब मुझे आप ये बताएं, कल कला मेरे पोते पोतियां क्या बताएंगे कि हमारी दादी की कैसे बेइज्जती हुई थी, ऐसे मौसम ने और क्लाइमेट चेंज ने कैसी बेइज्जती कर दी। पर हाँ, मैंने ज़रूर देखा है कि हमारी जैसे दादी वर होती थी, तो जब मौसम चेंज होता था तो नए जब लिहाफ बनते थे तो वो क्योंकि मेरी दादी का घर यूज्ड टू बी इन झंग, तो हम जब जाते थे तो वो, और स्पेशली अगर किसी की शादी भी होती थी, मैं बहुत छोटी थी बट मेरी बहुत ज़बरदस्त किस्म की याददाश्त है कि मैं 3 साल के टाइम पे भी बता सकती हूँ कि मेरे सामने जो भी चीज़ें हो रही थी। तो वो लिहाफ की वो सिलवाई होती थी, वो खवातीन आती थी और उसके बाद फिर उसके ऊपर डंडे लगंदना, हाँ, और उसके ऊपर ना उसको बैलेंस करने के लिए डंडे मारने होते थे। तो हम बच्चों को बड़ा मजा आता था कि चलो चलो डंडे मारने हैं, उस पर धुलाई कहते हैं उसको। तो वो डंडे मारने होते थे। तो वो फिर, और जो पुरानी फिर बक्सों से चीजें निकलती थी, बिस्तरे निकलते थे, फिर उनको धूप में डाला जाता था कि, और वो ये उनको होता था कि भी धूप से जो उसके अंदर जरासीम होंगे वो मर जाएंगे, जलेंगे। जले, हाँ। तो लेकिन अब क्या हमें, और फिर चीजें भी ऐसी बनती थी, हलवा जात बनते थे। आप लोग ने अपने इसमें क्या देखा है कि आपकी फैमिली में ऐसी कौन सी खवातीन थी जो, और घर में स्पेशली क्या तैयारी होती थी सर्दियों की अगर मैं बात करूं तो? हाँ, ये सबसे पहले वो एक ट्रंक होता था जो मेरी अम्मी की जैज में आया था। वो ट्रंक ने हम लोगों ने नजर नहीं आता। हाँ, उसमें वो लिहाफ सारे निकाले जाते थे। उसके बाद ये वो जो फिनाइल की गोलियां डाली होती थी, नीम के पत्ते डाले हुए होते थे, फिर उनको ले जा, सबसे पहली तो एक्सरसाइज होती थी उसको, वो आपने दूसरी तीसरी मंजिल पे ले जाना है और धूप में डालना है, फिर एक दफा दोबारा जाना और उनको पलटना है। पलटने के बाद फिर वो जी आ रही है नीचे, और 4 धूपें लगनी बहुत जरूरी है। और शाम से पहले नीचे भी आने, क्योंकि और से वो गीली हो जाएगी। वो 4 दिन की एक्सरसाइज है, तो ये बहुत जरूरी है। सबके गर्म कपड़े नहीं, अच्छा गर्मी सर्दी आई है या नहीं आई है, आपके सारे कपड़े बंद हो जाते थे और आपको वो मोटे मोटे कपड़े मिल जाते थे। बच्चे हैं तो उनकी लेगिंग्स निकल आती थी, हाईनेक्स निकल आते थे, और वो यूं करके। और सबसे बड़ी बात है वो जमीनी टोपी पहननी लाजमी है आपकी। और जो स्वेटर बच्चों को बनाते हैं ना यूनिफॉर्म, कितने बड़े बड़े कि 3 साल तक चल जाए वो। यही सोच के भी यूनिफॉर्म स्वेटर खरीदी थी, लेकिन 3 साल तो निकालूं मैं। अच्छा, एक चीज जो अच्छी लगती थी वो ये है कि जैसे विंटर स्टार्ट होते थे, खाने पीने जैसे पराठे बनने शुरू होते, वो दोपहर की रोटी का स्टाइल डिफरेंट हो जाता था, मक्खन बहुत ज्यादा ऐड हो जाता था क्योंकि ड्राइनेस बहुत होती थी, साग बनना, मकई की रोटी बनना, ज्यादा बनता था, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि उसके साथ ही ना आप कहते हैं ना वो हलवे और हमारे यहाँ होते थे शक्कर, तो शक्कर का कनस्तर पड़ा हुआ है, देसी घी का कनस्तर। तो जो मेरी विंटर की वो जो सबसे ज्यादा वो ये थी कि गर्मियों में वही घी जो है वो आपको रोटी पे लगा के उस पे आपको रोल बना देते थे शक्कर का। लेकिन विंटर्स में आई लव दैट, हैरान होंगे आप लोग के बहुत खाया है तभी तो नजर आ रहा है। कभी अम्मी से शाम में कहना ना भूख लगी है, तो कोई ऐसी चीज नहीं मिलती थी, कोई आपको बाहर से जाके चीज नहीं कि ओदे कनस्तर से मुट्ठी बना लो, तो आपने घी के कनस्तर में हाथ डाला और यूं मुट्ठी निकाली तो वो जमा हुआ घी होता। अब इसको शक्कर में फेंक दो, और वो शक्कर में फेंक दिया, नट्स जहाँ पर पड़े हुए हैं थोड़े से उस पर लगा दिया, और वो हाथ में पकड़े हुए और हम निकल रहे, हमने वो घी खाया है। तो वो एक बड़ी चीज़ है, और वो मैं आज भी करती हूँ। मेरी कोशिश होती है बच्चों को, जैसे मेरे नवासा नवासे आते हैं तो मैं उनको घी किसी तरह से उनके अंदर चले, चाहे वो चूरी की सूरत में, जैसे हम कुट्टी कहते हैं, चूरी शक्कर वाली कुट्टी। तो वो मुझे मेरे नवासी आके कहती है चूरी बनाते हैं। अच्छा, मेरे बच्चे आज भी माशाल्लाह, मेरी बेटी 30 साल की होगी, वो आज भी कहती है कोई चूरी का माहौल नहीं बनने वाला। मैं अब बताऊँ, मेरे को मेरी अम्मी की हाथ की चूरी मुझे तो पसंद थी। अब मैं अपनी भाभी से कहती हूँ, मैंने कहा वो आई रिदा मुझे चूरी बना दे, तो चूरी बनाना एक इतना आर्ट होता है, मतलब अब गरम गरम रोटी को, तो मैं कहती हूँ हमारे यहाँ क्योंकि सहरी में चूरी बहुत बनती थी, तो मुझे होता है यार अम्मी ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि जितनी चूरी अम्मी ने बनाई, क्योंकि हम शौक से चूरी खाते थे, कि वो कितनी गरम रोटी को उसी वक्त तोड़ना होता था। अच्छा भैया, उस जमाने जलते थे, उस जमाने में पूरी हलवा खाया ना तो देसी घी की पूरियां होती थी, या आपने पराठा खाया तो ये रिवाज नहीं था आपने जाके हाथ धो लिया। तो मुझे दादी की आवाज आती, सिर ते मान लो, हत्था ते मान लो। तो ये एक बड़ी खास, इसी तरह जैसे आलू बहुत उबलते थे चाट वगैरह के लिए, अम्मी स्कूल भी जा रही हैं आ रही हैं, तो वो जो आलू उबलते थे, तो नेवर एवर ऐसा हुआ कि हमने आलू के छिलके छीले और उठा के फेंक दिए।
चलो हम गूंद लो। अब वो आलू के छिलके हम गूंद रहे हैं और मल रहे हैं, हाथों पे पैरों पे लगा रहे हैं, Starch, तो वो skin जो tightening, स्टार्च और जो व्हाइटनिंग करता है, अच्छा नो वंडर आलू अंडर आइज के लिए भी कहते हैं बहुत, इसमें वो Natural ब्लीचिंग bleaching एजेंट agents होते हैं आलू इसके के अंदर। हाँ छिलके को मध्या पकाते भी मुझे हैं बड़ा और अच्छे से याद है, जैसे सलमा आपा ने बोला कि शाम का वक्त, जी। तो मुझे ना बहुत उस वक्त नए नए कॉर्नफ्लेक्स जो आपके होते हैं वो हाँ। आते थे, तो मुझे बहुत अच्छे थे। हमारी अम्मा थोड़ी देसी टाइप है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा पीरियड सऊदी अरेबिया में जो है ना वो रहा है। तो वो मुझे याद है कि वो बासी रोटी को टुकड़े कर करके ना चुचड़े से उसको बना के हल्के से घी में या बटर में उसको फ्राई करती क्रिस्पी, और मुझे याद है गरम दूध के अंदर वो डाल दिया करती थी, तो उसको पी लो। तो वो बासी रोटी तो वैसे ही आपको पता है बासी फर्मेंट हो रोटी, जाती है, हाँ, वो ताकत देती है, और दूध ये तो भी टोटका है बासी रोटी खाना एग्जैक्टली। सुबह। तो शाम के वक्त में वो दूध, मीठा दूध और वो रोटी जिसको हम आप जलेबी दूध कहते हैं, तो ये लाजिम होता था हमारे लिए शाम में, और चीनी वाली रोटी और दही के क्यों साथ। होता है बासी रोटी क्यों होती है? वो ज्यादा शुगर को स्पाइक नहीं करती है, शुगर जो है ना काफी हो जाती है। ऐसे बासी चावलों के बारे में भी कहा और है। मतलब starch जो है ना, मुझे याद है कि ये मतलब मुझे लिटरली याद आ गया कि हाँ मुझे अब मैं अपने बच्चों को यकीन खिलाऊंगी। तो ये जो कहते हैं ना, जो माएँ अपने बच्चों को खिलाती हैं वो लेगेसी रखेंगे, फैशन समझ के रख लें। पता है अब मुझे बहुत, मैं रिग्रेट करती थी, जब बचपन में स्कूल जाती थी तो अम्मी ना मुझे कभी चीनी वाला पराठा बना के देती थी, तो मैंने बहुत खाए हैं तो मैं बचपन कहती में। थी चीनी वाला, अम्मी सैंडविच क्यों नहीं है इसमें, चीनी वाला पराठा कौन खाता है? उसमें तो मैं चीनी वाला पराठा खाऊंगी। मैं बड़ी हो गई, यस, और जब मैं बड़ी हो गई तो मैंने कहा यार अम्मी चीनी वाला पराठा कैरेमल वाला पराठा। वो मेरे बच्चे कहते कैंडी पराठा, नानो कैंडी पराठा। तो अब वो मुझे इतना वो याद आता है, अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जो आप चीनी वाला पराठा कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ गुड़ वाला बनता है, गुड़ वाला नहीं, उसको कहते हैं बुसरी। बुसरी बहुत अच्छी, इतना टेस्टी होता है, और मैंने बहुत खाया। हम भी बनाते गुड़ में, हाँ। इट्स ऑल शुगर एंड फुल ऑफ Yes, it is, बैड हाँ। कैलोरीज होते हैं। अब सॉरी, लेकिन ये लेकिन मेरी सिंधी friends के घर बनता है delicious। इतना मजे का होता है। मतलब अब एक रोटी, दो रोटियों का सफेद बेल ले, मक्खन, जी, जी। उसके अंदर आपने गुड़ गुड़ भर दिया, कद्दूकश करके जी, उसके जी। अंदर सारा फैला दिया, हाँ। और उसके ऊपर दूसरी रोटी का रख दिया, ऐसे हमारे यहाँ चीनी और गुड़ के बिल्कुल ऐसे और बनते थे उसके अंदर पराठा। थोड़ा सा देसी घी भी घी जो है ना अंदर भी डाल दिया था कि जो हाँ। मेल्ट हो, तो वो वो कैरेमलाइज मज़े हो का जाए। लगता है, हाँ। वो इतना मजे का लगता है। और जब वो पक जाए, हल्का हल्का सा आपने तवे पे बनाया, उसके ऊपर आपने सफेद मक्खन, नहीं वो देसी घी ही डाला। देसी घी हमारे खाया यहाँ मैंने अब तक देसी घी और कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल ही में खाना पकता है। गुड़ वाले पराठे। अच्छा, अब तो वो पंजाबी है ना, पंजाबी बच्चे लाहौर नहीं के, करते तो ये गुड़ के पराठे, शक्कर के पराठे, चूरी, चीनी के पराठे, हर चीज घर में जो सालन बच गया। अच्छा, एक ये चीज भी होती थी, जो सालन बच गया, गोभी आलू बच गया, उसका पराठा बन गया, वो माश की दाल वो बच गई, और अभी भी बनता शलजम है। का पराठा इतना मजे, और माश की दाल का इतना मजे का बनता है। मैंने अभी भी 3-4 लोगों को बनता है। बताया कि माश की दाल के पराठे, तुमने कहा अच्छा हमने नहीं खाया, तो अम्मी को जो सालन ड्राई, कीमा पड़ा पुराना हो गया, लो जी कीमे का पराठा बन गया। तो ये कीमा भुर्जी बनती थी कि कीमा रात में बच गया, आलू की भुजिया, और उसके अंदर अंडे तोड़े, सुबह के नाश्ते में पराठे के साथ दे दिया गया। भुजिया आलू वाला तो आलू पराठा की भुजिया, भी हाँ, तो भुजिया अंडा आलू हो गया, अंडा कीमा हो गया, और पराठे के साथ आपने खा लिया, तो वेस्टेज ही नहीं है। अच्छा, वो थी बेसिकली जीरो वेस्टेज लाइफ की। मैं देखती थी कि अगर किसी के कपड़े, जैसे फर्ज करें, मैंने ये भी बहुत देखा था, सलीका तो खैर बे इंतहा था, ये तो फास्ट फैशन अब आ गया और हर ब्रांड्स को अपने कपड़े बेचने हैं। अभी एक ब्रांड, फेवरेट ब्रांड, उसने कपड़े बेचे हैं, और जैसे इसकी कलेक्शन बिकी है, 2 दिन बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारी अब अनस्टिच कलेक्शन आ रही। तो आपको ना हर ब्रांड ने पीछे लगा दिया। जबकि पहले होता था, आई रिमेंबर अम्मी का कोई सूट अगर बनता था तो अगर मैं छोटी थी तो मुझे मेरी वैसा उस टाइप का फ्रॉक होता था। उसके बाद जब मेरी बहन की बेटियां हो गई तो हमारे सूटों में से जो कपड़ा बचता था उनके बहुत प्यारे, मेरी अम्मी खुद फ्रॉक्स बनाती थी, स्वेटर्स बनते थे। और फिर अगर आपको लगता था कि हाँ भी कपड़ा बहुत जबरदस्त है, छोटा हो गया, तो आप दुपट्टे में से फ्रॉक्स। लेकिन मध्या आपने नोट किया है कि पहले की जो कपड़े क्वालिटी होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, कलर्स इतनी worn out नहीं होती थी। अब तो आपने कोई लॉन का आप कपड़े लें और 3-4 दफा आपने उसको धोया, उसके सारे कलर्स जो होते हैं ना, डल हो जाते, फेड हो जाते हैं। आपको वो मजा नहीं आता कि आपकी नस्लें वो पहने, कोई नहीं पहनता। आपने 4 दफा पहनने के बाद आपने अपनी किसी को दे देना। हमारे वो पुराने वाले स्वेटर्स तो आज तक चल रहे हैं, अम्मी की शॉलें आज तक चल रही हैं। इवन ये कि जो कभी किसी जमाने में मरीने के सूट आते थे ना, वो शॉलें आज तक चल रही हैं। लेकिन ये है कि अब वाला बिल्कुल नहीं चलता। अब गरारे शरारे, मेरे पास मेरी खाला का, जो उन्होंने शायद मैट्रिक में अपने कोई बनाया था, फिरोजी का लड़का है, उस पर गोल्डन बड़े बड़े से फूल हैं, बहुत खूबसूरत वो गरारा है।
वो मेरे पास है, मैं उसको ऐसे ही वो चमकता है। मेरी अम्मी का एक रेड कलर का दुपट्टा, मैं आपको दुपट्टा देख रही थी तो मुझे बार बार याद, बल्कि मैंने यहाँ पे शो रमजान ट्रांसमिशन में वो पहना है, मरून कलर का पूरा, वो मेरी अम्मी के जहेज का दुपट्टा है, वो जब खोलो वो वैसे ही चमकता है। और मेरी अपनी शादी के कपड़े, बहुत अरसा नहीं हुआ, वो कपड़े धब्बे हो गए, वो काम खराब हो गया, चीजें बिल्कुल कि मतलब अगर मैं चाहूँ कि मेरी अम्मी ने मेरी शादी में अपने वलीमे का गरारा पहना था, शर्ट चेंज कर ली क्योंकि वो दुबली थी, वो मोटी हो गई हैं, तो मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं अपने बच्चों की किसी शादी में अपनी शादी का कोई दुपट्टा या कोई शरारा या कोई चीज इस तरह बना के कंट्रास्ट में पहन लूं। कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसी कुछ चीज है ही नहीं जो देर पा रहे। लेकिन हाँ, पुरानी मेरी मेहंदी पे मुझे जो मैंने दुपट्टा पहना था, वो मेरी दादी ने अपने हाथों से उस पे पूरी सितारे लगाए थे, तो वो उन्होंने कभी पहना होगा अपनी जवानी में, और वो तकरीबन मेरे अब्बू कहते हैं कि ये भी कोई 60-70 साल का तो दुपट्टा है, वो खराब, वो दुपट्टा भी नहीं फटा, वो मेरे पास आज भी रखा। कभी कोई शो करेंगे पुरानी चीजों पे तो मैं वो जरूर लेकर आऊंगी। मेरी मम्मी की ड्रेस की साड़ी संभाल के रखी है। अच्छा, एक चीज मैं अपने बच्चों को और बच्चियों को, जैसे अगर बटन टूट जाए तो जरूरी नहीं है कि वो फिल्मी अंदाज में सिर्फ दुल्हन को ही लगाना बटन आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, मेरी गर्मियों की छुट्टियों में अम्मी ने मुझे, हमारे घर मिलाद आना था, तो मेरी अम्मी ने मुझे टास्क दिया कि अम्मी एक से ना कढ़ाई करती थी, तो उनको बहुत, एक तो उनके खूबसूरत मेरी अम्मी के हाथ थे, फिर अम्मी उनको बहुत शौक था कढ़ाई करने का, तो मुझे वो आप मैंने कहा मैंने भी करना है। फिर अम्मी ने मुझे वो छापा डलवा के दिया, और मैंने अपनी गर्मियों में अपना होमवर्क खत्म करके मैंने सूट पे खुद एम्ब्रॉयडरी की, और मैंने भी बड़ा फ्लेक्स किया कि तो मैंने खुद 6th क्लास की बच्ची, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। फिर जैसे वो गुम सिलाई वाला, वो अम्मी को देखी कि अम्मी ने कैसे की, गुम सिलाई आनी कच्चा टांका था। मैंने फिर एक बार वो जैसे तुरपाई कहते हैं, तो हमारा अपना शो था जब मैं समा पे पहले मॉर्निंग शो करती थी, तो उसमें नाहिद आपा, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, नाहिद आपा ने कितना हमें सिखाया। तो नाहिद आपा ने कॉम्पिटिशन किया, और नाहिद आपा ने कहा करें, मैं देखती हूँ कि गुम तुरपाई कौन करता है। अच्छा, मैंने भी कपड़ा लेके बैठी हुई, तो मैंने भी ना तुरपाई मैंने भी कर दी। तो नाहिद आपा ने जब वो तुरपाई देखी, कहती तुमने की है? मैंने कहा जी। कहती तुम्हें देख के नहीं लगता? मैंने कहा यही तो मेरा कमाल है। अच्छा, आपको पता नहीं लगना चाहिए कि इतना सलीका है। मैं आपको इस बात से सेकंड करूं, ये मेरे अपनी खुद की बचपन की बात है कि मेरी अम्मी गुड़िया के कपड़े सिलवाती थी मुझसे, जिससे मुझे टाकना आता था कि मतलब आप टिकाई कैसे कर सकते हैं, ये छोटा छोटा से क्या उधर जाए, अभी छोटी छोटी चीजों के दर्जी के पास या किसी के पास तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल। तो वो छोटे जो कपड़े, गला काटना, फिर हाथ कैसे बचाना, सुई को चुबाना नहीं है, आंखों को तेजी से वो धागा कैसे डालना है। लेकिन पता है समिया, मैंने अपनी ही एज की बाकी लड़कियों में भी देखा था, उनकी अम्मी कहती थी हमारे बच्चों को तो सुई में धागा भी डालने नहीं आता। अल्लाह, क्या हुआ सलमा आपा, क्या सोचेगी? ऐसे नाहिद आपा की बात की, आज हम सारे नानी दादियों की बातें कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहूँ कि सूरह फातिहा पढ़ के जरूर उनके लिए पढ़े। आज बहुत तकलीफ में वो गई थी, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, मैंने पहला शो जब उनके साथ किया था, तो मैंने कहा था हैरत की बात है, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आपके साथ कभी खड़े होने का या आपसे बात करने का मौका मिलेगा। क्या तो खूबसूरत खातून थी और क्या सिखाती थी, और सबसे बड़ी बात है दरगुजर का मामला जो उन्होंने रखा अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने वैसा किसी में नहीं देखा। इतनी नफीस बात मैं आपको बताऊं, मुझे आपने क्या फिनिशिंग स्कूल था उनका, जो लड़कियों को खाना लगाना, ट्रे सिखाना, बर्तन जब मैं नई कराची आई थी ना, तो वो मेरे शो में आई थी, नाहिद आपा ने मुझे कहा तो मदिया तुम्हें चीज़ की जरूरत है मुझे बताना। मैंने कहा नाहिद आपा मैं ना घर का खाना बहुत मिस करती हूँ। मैं एक अकेला वद अपने लिए क्या बनाए, नाहिद आपा लिटरली मेरे लिए ना प्रॉपर बास्केट्स, इसमें मीठा लैदा सब वो चीज़ें करके बेचती थी। मेरा एक रिग्रेट ये है, हम नाहिद आपा को अपने शो में बुलाना चाह रहे थे जब उनकी डेथ से कुछ ऐसा पहले, तो नाहिद आपा ने ऐनी से कहा, जो हमारी कोऑर्डिनेट करी थी, नाहिद आपा ने कहा कि मदिहा से कहना मुझसे मिलने आए। क्या पता नहीं, हमें लगता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं हमेशा जिंदा रहेंगे, ऐसा नहीं है। और मैं किसी चीज़ में बिजी थी और मैं नहीं जा सकती, और अक्सर ऐसा होता है। व्हेन शी पास्ड अवे, और मुझे वह नाहिद आपा ने कहा था कि मदिहा से कहें मुझे मिलने आए। मुझे इतना रिग्रेट है आज भी जब मैं कहती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने बड़ी, मैं तो उनके जनाजे पे साइड पे खड़े होकर मैंने माफ़ी मांगी थी कि आपने मुझे 2 से 3 बार कॉल किया। उन दिनों मैं भी मूव कर रही थी, खैर हम घर आपस में जब भी शिफ्ट करने लगते तो मुझे मेरी तो लास्ट में बात हुई थी, मैंने अपने इवेंट पे उनको बुलाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि समिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए आऊँ, क्योंकि ना समीना आपा हो गई, सलमा आपा हो गई, आलिया सारिम हो गई, ये लोग बहुत, तो उनके दुआएं, और आप लोग जिन्होंने इसके लिए सीखा है, जो नहीं भी सीखा तो वैसे बात नहीं, फातिहा जरूर पड़ेगा। नाहिद आपा वी लव यू, शाद रही आबाद रही, पाक आपको लात हमसे महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।